हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया था वो था इस समय पेपर प्रिपरेशन का, जिसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स का 2 पार्ट में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का पूरा वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। उसका नोट्स जो है आपको 48 पेज का, जो कि टेलीग्राम पे अपलोड है, फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक, तो आप उसको देख लीजिए। और माइक्रोबायोलॉजी का भी हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने यूनिट फर्स्ट के अटेम्प्ट किए थे, उसको समझाया था आपको कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए, आपका वैसे प्रिपरेशन हो ही गया है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि डेट एक्सटेंड हुआ है, तो आप डेट एक्सटेंड होने का तो इंतजार कर नहीं रहते, आपने पढ़ाई कर ली है। लेकिन हाँ, उसी को प्रिपरेशन को और बूस्ट करने का तरीका, या फिर एक नज़र हम सही नज़र से देख लेंगे, जो भी चीज़ें अगर छुट्टी हों, कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए, लास्ट तक बने रहिए आप लोग। और आपने टैग भी देखा होगा थंबनेल पे कि द कन्फ्यूज़न क्लियरिंग वीडियो, ओके, तो उसी को फॉलो करेंगे हम लोग और अच्छे से उस पूरे वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए, तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर दीजिएगा ये वीडियो लेक्चर, ओके। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट को, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जैसे कि ये बचा है क्वेश्चन 3 और 4th। इसमें और करके जो लिखा है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है या फिर ये दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे और प्रॉपर बने रहिए लास्ट तक, बिल्कुल एकदम एक नज़र बस देख लीजिए, कोई ये ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा अफसोस करने का कितना बड़ा वीडियो लेक्चर है, चाहे कुछ भी है, एक बार आप देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अच्छा आप कर पाएंगे पेपर में, ओके। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम और बने रहिए एकदम पीसी फार्मा के साथ, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया, स्कोप, ब्रांचेज, एप्लीकेशन, इंपोर्टेंस, फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम का भी और वीडियो लेक्चर्स के भी, आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ही था अल्ट्रा, मतलब अल्ट्रा एचडी, आपने वर्ड सुना है फोटो कैमरा वगैरह में। जैसे कि हम लोग इस चीज़ का फोटो मान लीजिए इस पोर्शन का खींच रहे हैं, तो इसमें अल्ट्रा एचडी रहेगा तो एकदम क्लियर दिखेगा, कितने रोए हैं यहाँ पे, कितने पोर्स हैं, ये सब दिख जाएंगे ना। वैसे ही बैक्टीरिया का जब देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो उस पर एकदम प्रॉपर कितनी बैक्टीरिया के क्या ऑर्गेनल्स हैं, क्या सब ऑर्गेनल्स, ये सब चीज़ें हमने उसमें प्रॉपर पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोबायोलॉजी, और करके दिया है, यही सेम कंटेंट आपको लिखना रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि ये पोर्शन आ गया माइक्रोस्कोपी वाले का, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट में ही। और 4th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस, ये अक्सर 7th नंबर में पूछता है, तो ठीक है, देख लेंगे कभी चीज़ें जो भी है, इसमें से 4 में से 2 या 3 तो पूछेंगे ही, है ना, ओके। चलिए, और देखिए यहीं पे सेकेंड यूनिट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड यूनिट को पूरा कवर करने वाले हैं, तो ठीक है, देखते हैं चीज़ें। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3rd यूनिट है, और यहाँ पे 4th और 5th यूनिट का यहाँ पे क्वेश्चन सेट है पूरा प्रॉपर, तो इसी को हम फॉलो करेंगे और एक वीडियो लेक्चर और बनाएंगे, उसमें आपका पूरा ये वीडियो कवर्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है मैटर। देखिए, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी के बारे में समझ लेते हैं। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, या फिर सीधी बोल सकते हैं कि जो हमें नंगी आंखों से ना दिखे। नंगी आंखों का मतलब कि हमें आंखों पे कुछ लगाना पड़े, लगाने का मतलब क्या, कुछ इक्विपमेंट यूज करेंगे जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया है, जो कि नीड होती है पढ़ने में। और स्कोपी का मतलब होता है स्टडी, तो कुछ हम छोटे सूक्ष्मतम एकदम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड ह्यूमन आई, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड का मतलब नंगा होता है, तो हमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। दस अकर्स द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, और अंततः जो है विकास हुआ, खोज हुई माइक्रोस्कोप की। द फर्स्ट हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड इन 1590 बाई जैचरी जेनसन। तो जैचरी जेनसन जी ने पहली बार जो है 1590 में माइक्रोस्कोप खोजा था। उसके बाद से बहुत से लोगों ने उस पर ढेर सारी स्टडी की है, उसमें और डेवलपमेंट किया, इंप्रूवमेंट किया, तो प्रॉपर मिला, लेकिन सबसे पहले जैचरी जेनसन जी ने ही खोजा है, ओके। चलिए, तो ये मैटर है पूरा। अब यहीं पे देखिए लिखा है चीज़ें आगे, मीन ऑफ माइक्रोस्कोपी पूछ सकता है 2 नंबर में, छोटे छोटे। मैंने पहले ही बताया था कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन पहले कवर करूंगा, ताकि छोटे क्वेश्चंस भी आपके इसमें से डिस्कस हो जाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड ही रहते हैं। तो माइक्रोस्कोपी इज द साइंस विच डील्स विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके। माइक्रोस्कोपी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम समझते हैं सभी पहलुओं को माइक्रोस्कोप से संबंधित, यानी माइक्रोस्कोप से संबंधित जो भी उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि उसमें लेंस लगा रहता है, स्टैंड होता है, चाहे जो भी चीज़ें कमी आ रही है, चाहे इंप्रूवमेंट करना है, वो सब चीज़ें हम माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप के बारे में फिर क्या लिखा है। माइक्रोस्कोप भी पूछ सकता है 2 नंबर में आपसे, हो सकता है, और ना भी पूछे तो आप जब ये सब क्वेश्चन पूछे तो आप इंटू लेवल पे ये सब लिख सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा आपके क्वेश्चन और आंसर सीट में, ओके। देखिए, माइक्रोस्कोपी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ लेंसेज और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई, ओके। इसमें जो है माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंस कंसिस्ट रखता है, या फिर उसके लेंसेज ढेर सारे लेंसेज से मिलकर बना होता है, जो कि मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा निखारना या बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। कैन नॉट सीन बाई नेकेड आई, जो हमें
नंगी आंखों से यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नहीं देखते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक पेन है तो पेन से हम कुछ भी चीज़ें लिख सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं जो हमें हाईलाइट होकर दिखेगा, है ना। ओके, तो वैसे ही माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है जो हमें आंखों से नहीं दिख पा रही हैं। ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप लिखा है, तो माइक्रोस्कोप इज 2 टाइप्स, लाइट माइक्रोस्कोप और एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या है, दिस माइक्रोस्कोप यूटिलाइज लाइट टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ये ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जिनका उपयोग होता है देखने के लिए ही ऑब्जेक्ट्स को, या फिर जो भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो माइक्रोब्स को देखने के लिए ही यूज होता है। लेकिन इसमें क्या अंतर है, लाइट्स माइक्रोस्कोप में क्या अनोखा है, इसमें यूज होता है लाइट, प्रकाश यूज होगा। जैसे कि मैं ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भी ये पूरा वीडियो लेक्चर, तो इसमें मुझे लाइट्स की यूज़ पड़ी है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे ही लाइट माइक्रोस्कोप भी आता है जिसमें लाइट के सहारे से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, इट इज़ मैनी टाइप्स। जो लाइट माइक्रोस्कोपी है ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। तो इसमें से हमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन में पूछा था, उसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग भैया, क्या मैटर है प्रॉपर। देखिए फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ओके, तो उसमें क्या क्या मैटर बताना है, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो ये चीज़ें हैं, देख लेंगे। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये भी पढ़ना है, इसके बारे में भी पूछ देता है कभी कभी। जी देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या है, दिस माइक्रोस्कोप यूटिलाइज एन इलेक्ट्रॉन बीम टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जो यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज का मतलब होता है प्रयोग करना, उपयोग करना, इलेक्ट्रॉन बीम को का यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंस वगैरह होती है ना, तो लेंस से रेज निकल रहे हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन बीम रेज की तरह से निकलेगा, एकदम पतला सा, है ना, वही चीज़ को बोल रहा है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहला आपका फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। देखिए हमें पूरा सिलेबस में ये हमारे दिया था, जब हम सिलेबस को जब फॉलो किए थे, तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ये 2 चीज़ें पढ़नी थी। लाइट वाले को नहीं पूछा था, लाइट का मतलब ब्राइट वाला, ये तो लाइट की पार्ट है सब। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एक के बारे में आप बेसिक अगर अच्छे समझ गए ना भैया, तो वो प्रॉपर आप सभी के बारे में लिख सकते हैं, कोई भी पूछ दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल रहेगा और ये वर्किंग वगैरह रहेगी, सब चीज़ें, एप्लीकेशन रहेगा। तो लिखा है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इसमें लिखा है इट इन्वेंटेड बाई फ्रिट्ज जर्निक इन 1932। ठीक है भैया, फ्रिट्ज जर्निक जी ने इसे 1932 में खोजा था। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूटिलाइज फॉर स्पेशल ऑप्टिकल सिस्टम, इसका उपयोग जो है ऑप्टिकल सिस्टम यानी कि बहुत अच्छे से चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्किंग और प्रिंसिपल, वर्किंग या फिर प्रिंसिपल, देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इस पर रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। तो आपने 2 शब्द सुना था, फिजिक्स में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या मैटर है, जो आप ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे कि ऐसे था, ऐसे चीज़ें थी, एक लाइट आएगी और यहाँ से तल से टकरा के ऐसे लौट जाएगी, है ना, और एक लाइट आएगी जो थोड़ा सा एंगल चेंज होगा और यहीं पे पार कर जाएगा, दूसरे फेज में इंटर कर जाएगा। तो ये चीज़ें थी, ये जो टकरा के और वापस चली जाती थी, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते थे हम लोग, है ना भैया, रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। और जो सरफेस से पार चली जाती थी उसको क्या बोलते थे, सॉरी उल्टा हो गया भैया, रिफ्लेक्शन। टकरा के वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, ऐसे बोलते हैं ना, रिफ्लेक्शन। ओके, और ये है रिफ्रैक्शन। आपका कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ी सी समान सेम शब्दों से। ओके, समझ गया, तो इसी पे बेस्ड है। अब रिफ्लेक्शन का क्या सेंस है, यानी कि लाइट पास कर गई, समझ रहे बात। देखिए 2 चीज़ें क्लियर हुई। फेज कंट्रास्ट किसका पार्ट है, लाइट माइक्रोस्कोपी का। तो इसमें क्या हो रही है, लाइट तो रहेगी ही रहेगी, और रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि लाइट आएगी और ये पास कर जाएगी। किससे, यहाँ पे सरफेस क्या रहेगा, माइक्रोब्स या फिर स्पेसिमेन जिसको हम देखना चाह रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है इसका। चलिए देखते हैं, यानी रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट पास कर जाएगी स्पेसिमेन से। तो देखिए भैया इसमें क्या मैटर है प्रॉपर, आपका लिखा है, इन अ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप वन सेट ऑफ लाइट रेज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द लाइट सोर्स, देन द एनुअल डायफ्रागम इज प्रिवेंट द मोर लाइट बिकॉज बाई मोर लाइट आवर विजन कैन अकर्स ब्लर। अच्छा ठीक है, इसमें होता क्या है पूरा वर्किंग। अच्छा, इसका रिफ्लेक्शन अगर प्रिंसिपल लिखना है तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन, बिकॉज द लाइट व्हेन पास्ड इट फ्रॉम द लाइट सोर्स देन इट पास्ड अवे फ्रॉम द स्पेसिमैन, सो इट बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। ये आप प्रिंसिपल लिख देंगे डायरेक्टली। उसका अब वर्किंग की बात हो रही है, तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या करता है, एक सेटअप होता है पूरा। वैसे देखिए ये सेटअप अभी मैं समझा देता हूँ आपको चीज़ें। और इसमें लाइट सोर्स से जो है लाइट निकलती है, और एनुअल डायफ्रागम से होते हुए, एनुअल डायफ्रागम यहाँ पे देखिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे एनुअल डायफ्रागम है जो लाइट को रोकती है ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट ना पास हो,
जिससे हमें, अब जैसे आंखों पे एक बहुत तेज़ी से इंटेंसिटी से लाइट दिखती है तो हमारी आंखें ब्लर हो जाती है, धुंधला हो जाता है, हम देख नहीं पाते प्रॉपर। मैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड कर दूंगा, प्रॉपरली आप देख पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके चलिए, तो इसमें चीज़ें हैं। और बिकॉज बाई मोर ब्लर विजन, ओके ठीक है। उसके बाद है देन द कंडेंसन लेंस कलेक्ट द रेज और लाइट एंड फोकस ऑन स्पेसिमेन। अच्छा, जब यहाँ से लाइट सोर्स, फिर यहाँ पे ये इसने लाइट को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दिया या फिर कम कर दिया, फिर यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगा, ये कंडेंसर लेंस, ये क्या करते हैं भैया, ये लाइट को यहाँ से जब पास आउट हो रहा है ना, तो इसको इकट्ठा करके आपके स्पेसिमेन यानी कि मेन टारगेट पे फोकस करवाएंगे। ओके, फिर लिखा है देन द लाइट रीच टू द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फाइनली वी सीन और एग्जामिन प्रॉपरली आवर स्पेसिमैन बाय द हेल्प ऑफ आकुलर लेंस। और देखिए, जब लाइट यहाँ कंडेंसर लेंस से हमारे स्पेसिमैन पे पड़ा, यहाँ पे फोकस होगी, और यहीं से उसके बाद जो है हमें ये लाइट फिर पास आउट होगा और अगले लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस इसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जी, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ से होते हुए हमारे आकुलर लेंस पे ये फोकस होता है, और जिसको हम आंखों से ऐसे देख पाते हैं, एक आंख बंद करके एक से देखते हैं प्रॉपर। एक आंख बंद करने का बस सेंस ये होता है ना कि बाहर की चीज़ें हमें ना दिखे। जब दो चीज़ें दिखेंगी तो माइंडसेट हमारा दो जगह पे बढ़ जाएगा, तो हम प्रॉपरली एक जगह पे फोकस करने के लिए एक आंख बंद कर लेते हैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं हम प्रॉपरली। तो ये पूरा है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का मैटर। चलिए, एप्लीकेशन क्या है भैया इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ यूज फॉर द स्टडिंग अनस्टेन लिविंग सेल। अनस्टेन आप पढ़े भी हैं, अभी हम लोग अगले टॉपिक का अगला क्वेश्चन यही होने वाला है अगले यूनिट में, स्टैंड है ना, स्टैनिंग टेक्निक। ओके, तो जो भी अनस्टैंड यानी कि जिसको हम कलर नहीं किए हुए हैं उसको देखने के लिए ये सहायक होता है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ऐसे, तो ये हमें मालूम नहीं दिख रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है, इसी को अभी रेड कलर का कर दें, ऐसे कुछ कर दें, तो ये हमें दिखने लगेगा अभी प्रॉपर बहुत हाईलाइट होके। तो ऐसी चीज़ों को अगर कलरिंग नहीं हुआ है तो भी हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से हम प्रॉपर देख पाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है इट यूज फॉर द स्टडी द मोर्टेलिटी ऑफ फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। अच्छा, अब इससे जो है मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड है, इस पर देख पाएंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये मूव कर रही है कि नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। इट इज़ आल्सो यूज फॉर एग्जामिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका हम उपयोग करते हैं इंटरनल चीज़ों को, यानी बैक्टीरिया है प्रॉपर, उसके ऑर्गेनल सेल्स वगैरह हम लोग पढ़े थे, उसको देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़े भी थे सेल कल्चर बैक्टीरिया के बारे में, यहाँ पे था देखिए, इसके अंदर की चीज़ों को ऑर्गेनल्स को देखने के लिए आप पूछना या एप्लीकेशन याद है, 2-3 पॉइंट तो जरूर लिख दीजिए। स्टडी इट इज़ यूज्ड इन द माइक्रोबियल स्टडी, है ना। इट यूज्ड फॉर द सीन ऑर्गेनल्स, ये 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिए बिना झिझके। ऐसे ही डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, इसमें बस एक चीज़ याद रखिए, इसमें रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, समझ पा रहे बात, अंधेरा। तो अंधेरा में क्या होता है यहाँ पे मैटर, जैसे कि यहाँ पे स्पेसिमेन है, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रहा है, नीचे से लाइट जा रहा है, इधर पड़ेगा यहाँ पे लाइट, ठीक है, और लाइट जो क्या होती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। इसमें रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो इसका क्या होगा, परछाई जो है हमें सीन होगा यहाँ पे आकुलर लेंस पे। आँखों से हम जब देखेंगे, है ना भाई, आँखों से जब देखेंगे हम तो यहाँ पे हमें सीन होगा। कैसे, क्यों ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे हाथ दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए कुछ चीज़ें, अगर ये पेन का देखिए यहाँ पे डार्कनेस दिख रहा है ना, क्या हो रही है, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, जो अंधेरापन बच रहा है बीच से, जहाँ पे लाइट नहीं पास हो पाई वो अंधेरा पोर्शन दिख रहा है हमें, तो एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है पूरा जी। तो अब इसी में हम देख लेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो अगला टॉपिक था अपना और करके ऑप्शन देता था ना, उसी को हम देख लेंगे अब यहाँ पे चीज़ें क्या कैसे है मैटर। चलिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मतलब ही समझ चुके थे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें, या एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ हो रहा था, सिंपल था। तो वही देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूटिलाइज टेक्निक इन विच हाई रिजोल्यूशन इमेज ऑफ बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन आर फॉर्म्ड। ठीक है भैया, एक बहुत हाईली रिजोल्यूशन वाला टेक्निक। रिजोल्यूशन का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा जूमिंग कैपेसिटी होती है और बहुत क्लियर इमेज दिखाएगा, और लेकिन महंगा भी होता है भैया, है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज में इसको महंगा भी लिखेंगे, और यहाँ पे भी एडवांटेज डिसएडवांटेज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। इट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ यूजफुल टू सीन द ऑर्गेनल्स विदाउट स्टेनिंग, है ना, ऐसी चीज़ें। और फिर डिसएडवांटेज, नॉट प्रॉपरली सीन माइक्रोब्स कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऐसी चीज़ें आप सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए ये सब मैटर है, हाई रिजोल्यूशन वाला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं भाई। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें 2 तरीके के होते हैं। सेम टेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या माइक्रोस्कोप, है ना। अब यहाँ पे भी दो वही सेम चीज़ें हैं, स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, प्रिंसिपल सेम है। क्या, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। स्कैनिंग का मतलब आप समझते हैं ना, ऐसे ऊपर से स्कैन कर लेना,
स्कैन कर लेना ऊपर ऊपर से। तो ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम। रिफ्लेक्शन में यही चीज़ें होती हैं, ऊपर ऊपर से इसमें हो जाएगा। और ट्रांसमिशन यानी कि पार कर जाना, यहाँ पे स्पेसिमेन है उसके पार कर जाना, तो ये कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन। तो सिंपल है, इसका भी जो प्रिंसिपल होगा, स्कैनिंग का मतलब है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का मतलब है रिफ्लेक्शन, जो लाइट पास कर गई। समझ गई बात आप? ओके चलिए। और यूज़ जब बताना रहे तो जैसे कि स्कैनिंग का क्या है, ये जब ऊपर ऊपर से ये कह रहे हैं तो ये शेप वगैरह बताने का काम करता है। और ट्रांसमिशन ऑर्गेनल्स यानी कि इसके अंदर क्या है, कोई चीज़ ऐसी जैसे एक्सरे होता है ना, तो हमारे अंदर की चीज़ें बता देती है, हड्डी क्या है, ये सब चीज़ें, वही मैटर है। एप्लीकेशन क्या है इसका, देखिए, इट इज़ सुटेबल फॉर डीप स्टडी, ये डीप स्टडी के लिए अच्छा होता है। फिर लिखा है, उसी में पॉइंट्स लिखे हैं ढेर सारे, टोपोग्राफी के लिए, मार्फोलॉजी के लिए, कंपोजिशन के लिए, क्रिस्टलोग्राफी के लिए ये सब यूज़ होते हैं। जैसे टोपोग्राफी में फीचर्स ऑफ द सिंपल सरफेस पे क्या सीन है, जो भी मैटर है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, उसका देखने के लिए। मार्फोलॉजी शेप साइज जानने के लिए, स्पेसिमेन का प्रॉपर्ली कैसा साइज है, क्या है, कितने एंगस्ट्रॉन का है। उसका बाद कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, सोडियम, पानी, पोटेशियम, क्या क्या है, प्रोटीन। क्रिस्टलोग्राफी, अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द सिंपल, कैसा है उसका सिंपल है, उसका क्रिस्टलोग्राफी, उसकी बनावट कैसी है ना। ओके चलिए, तो ये चीज़ें मैटर है पूरा। और यहीं पे एक बेसिक चीज़ें देख लीजिए, ये समझ जाएंगे आप। ये इलेक्ट्रॉन गन है, जिससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, लाइट इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, ये जो इसको प्रॉपर्ली एकदम फोकस्ड करवाएगी, किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस पे फोकस होगा। और यहाँ से स्पेसिमेन पे फोकस होगा, ये स्पेसिमेन से बीच में बनाइए आप, है ना, ये फोकस हो रहा है। ओके, और यहाँ से फिर ये प्रोजेक्टर लेंस, प्रोजेक्टर पे पड़ेगा, प्रोजेक्टर लेंस पे, और यहाँ पे स्क्रीन है, और यहाँ पे विजुअल ट्रांसमिशन, और हम इसे देख पाएंगे कंप्यूटर की सहायता से कि क्या दिखा हमें। और ये पूरा वैक्यूम, यानी कि इसमें हवा वगैरह नहीं होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ एयर, निर्वात जिसे बोलते हैं, आपने फिजिक्स में ये सब शब्द सुने हैं। तो ये ऐसा चेंबर एक बनाया था, उसमें ये पूरा सेटेड होते हैं, ये महंगा होता है बहुत, हाईली कास्टेड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ये आप सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ें बना देंगे आप। बस अंतर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दो तरीके बनाएंगे, तो स्कैनिंग में यहीं से लाइट इस साइड नहीं आनी चाहिए, और ट्रांसमिशन में लाइट दिखा देंगे आपकी पार होगी। मैटर क्लियर है? आपको चीज़ें रफली बनाइए तो आप समझ पाएंगे बेटर तरीके से। ओके, तो ये सब चीज़ें देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, मैटर है इन सब चीज़ों का। एडवांटेज, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत था, ओके कोई बात नहीं, वी होता है, यहाँ पे डब्ल्यू लिखा था उन्होंने, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कन्फ्यूजन हो जाता है, हम ही लोगों से हो जाता है। इट हैज़ अ हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन रिजोल्यूशन पावर, एडवांटेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कि ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसमें होता है अच्छे से देखने का। इट इज़ अ सुटेबल फॉर डीप स्टडी, ये सुटेबल होता है डीप स्टडी के लिए। द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप द 3D इमेज ऑफ सैंपल, 3D इमेज भी इससे हम देख सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेज देखते हैं भाई क्या है। डिसएडवांटेज में है, इफ़ इट रिक्वायर एक्सपर्टली ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑपरेटर, ठीक है भाई, ऑपरेटर है ना, इसमें प्रॉपर्ली जो एक्सपर्ट रहेगा वही इसमें काम कर सकता है, नहीं तो वो रिजल्ट ही नहीं बता पाएगा क्या हुआ। इट इज़ लार्ज एंड बल्कि, ये बड़ा होता है, ठीक है भैया, ये इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड हाईली सेंसिटिव, ये बहुत महंगा होता है और हाईली सेंसिटिव, यानी कुछ भी चीज़ें गड़बड़ हुई तो खराब, मैटर ये है, सेंसिटिव है ना। ओके, तो यहीं पे देखिए, अब स्कैनिंग वाले की बात हो गई है, कंस्ट्रक्शन की बात, तो कंस्ट्रक्शन में वही बता देंगे, इलेक्ट्रॉन गन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, स्पेसिमेन और इमेज डिस्प्ले रिकॉर्डिंग, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टर, जिसकी वजह से हमें, प्रोजेक्टर का मतलब होता है, आपने जानते हैं प्रोजेक्टर पर हमें चीज़ें दिखती हैं, है ना, विजुअल होती हैं, तो वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे बनाया भी गया है प्रॉपर्ली, आप इसको कर डालेंगे तो ये पूरा मैटर हो गया खत्म आपका माइक्रोस्कोप वाला पोर्शन। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का है, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस। अच्छा, ये जानते रहिएगा आप लोग कि ये दूसरी यूनिट भी हम इसी में कवर करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लेक्चर लंबा होगा। अगर एक क्वेश्चन पे 10-15 मिनट ही मान रहे हैं आप, तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर हो जाएगा कम से कम, मुझे लगता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्पीड बूस्टअप करके और इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, है ना। तो ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए, और ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर से वीडियो लेक्चर इसके बाद जो बचा रहेगा उसमें कवर करते हुए ये चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं फटाफट इन चीज़ों को। ओके ब्रदर, देखिए क्या मैटर है, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस। अच्छा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ओके। तो इसी को देखना है कि कैसे ग्रोथ करता है कहीं पे, जैसे हम लोग कैसे ग्रोथ करते हैं, पैदा होंगे, फिर न्यूट्रिशन मिलेगा प्रॉपर, और छोटे रहेंगे, फिर युवा, पहले कौन सा अवस्था आता है, पहले भ्रूणावस्था, फिर चाइल्डहुड आता है हमारा, बाल्यावस्था, फिर यौनावस्था,
है ना। ऐसे ऐसे करके हम लोग बढ़ते हैं और फिर मर जाते हैं, बात खत्म। वैसे ही बैक्टीरिया का भी कुछ सीन होता है, उसी को हमको यहाँ पे बताना है कि कैसे बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व है, वो उसके केस में क्या होता है पहले और क्या बाद में होती हैं चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं भैया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। देखिए ये पूरा ग्रोथ कर्व है इसका, ऐसे आपको बना देना लाइनिंग करके, और यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ दिखा देंगे इस साइड। हर एक कर्व में यही होता है, दो मोड में रहेगा, इस तरफ टाइमिंग। तो इसमें 4 फेज़ होते हैं, 4 फेज़ होते हैं। पहला होता है लैग फेज़, दूसरा होता है लॉग फेज़, फिर स्टेशनरी फेज़ और डिक्लाइन फेज़। इसका बहुत परेशानी होना क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं, आप पढ़े भी हैं, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप क्लियर हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। देखिए लैग फेज़ पहला फेज़ जो है, दूसरा फेज़ लॉग फेज़, पहला लैग, दूसरा लॉग, तीसरा स्टेशनरी और चौथा डिक्लाइन। ओके, तो ये 7 नंबर में पूछता है, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइमिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ कितना समय बीत रहा है और यहाँ पे कितनी बैक्टीरिया बढ़ रही है। तो अब इसको समझ लेते हैं हम। लैग फेज़ में क्या होता है, लैग फेज़ में बैक्टीरिया जो है क्या होती है, इंटर करती है, ठीक है ना। लैग फेज़ में बैक्टीरिया क्या करती है, इंटर करती है किसी भी मीडिया में, किसी भी जगह पे जहाँ पे उसको पोषण मिल रहा है। जैसे कि ये हो गया लैग फेज़, दूसरा फेज़ आएगा लॉग फेज़, तीसरा आएगा स्टेशनरी फेज़, चौथा क्या आ रहा था, डिक्लाइन। यहाँ से बैक्टीरिया इस फेज को दर्शा रही है, तो इसकी एक अवस्था है, स्टेटस है, क्या इसमें हो रहा है भैया। इसमें होता है क्या ना, बैक्टीरिया जो है इंटर कर गई किसी भी जगह पे फेज़ में, जहाँ पे उसे न्यूट्रिशन मिलेगा, जहाँ से वो पनप सकती है, पैदा हो सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है, रिप्लिकेशन कर सकती है ना। तो ये बैक्टीरिया लैग फेज, यहाँ पे बस वो इंटर कर गई, इंटर करके एडॉप्ट करेगी। जैसे हम लोग जगह चेंज करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं ना अभी मन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे अच्छा लगेगा, फिर ऐसी चीज़ें बोलते हैं, फिर हाँ सूट कर रहा है मुझे पानी, देखो हेल्दी हो गया हमें, ऐसे होता है ना। तो ये लैग फेज जिसमें हम एडॉप्ट करते हैं, बैक्टीरिया जो है अनुकूल करेगी अपने आप को उस इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, ठीक है। लॉग फेज में क्या होता है, इसमें अब तेज़ी से रिप्लिकेशन होता है। जो इतनी मान लो 4-5 बैक्टीरिया इसमें आई थी, अब यहाँ पे तेज़ी से रिप्लिकेशन होगा, 1 में से 2, 2 में से 4, ऐसे पूरा बढ़ते जाएंगे, वो रिप्लिकेशन करेंगे, ढेर सारे हो जाएंगे। लॉग फेज में एक्सपोनेंशियली डेवलपमेंट होता है ना, इसमें एकदम विस्फोटक रूप से उनका तादाद बढ़ेगी। और स्टेशनरी फेज एक ऐसी अवस्था आती है जब, तीसरा फेज में, इसमें ये इनका जो ग्रोथ है ये एकदम नॉर्मल रहता है, ना ये मरेंगे और ना ही बढ़ेंगे, ना ही पैदा होंगे ना ही मरेंगे। तो ये स्टेशनरी फेज होता है। और चौथे फेज में क्या होता है कि अब इनकी जो है डिक्लाइन, डेथ फेज इसको बोलते हैं, तो इसमें इनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। मैटर समझ पा रहे हैं आप, ओके। ये अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, यानी कि कोई बैक्टीरिया है वो मान लीजिए ये पूरा फेज जो उसका हो पा रहा है 2 दिन में, ओके, 2 डेज़ में, क्योंकि हमने अभी बनाया था ना ये ग्राफ। तो इधर बैक्टीरिया का ग्रोथ था, बैक्टीरिया नंबर, और इधर था टाइमिंग, तो बहुत लोड नहीं लेना है हम लोग को। 4 फेज समझ गए, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज या डिक्लाइन फेज। तो देखिए इसी को थियोरेटिकल पोर्शन में हम समझ लेंगे। लैग फेज में क्या होता है, इन दिस, ये देखिए 2 नंबर में हो सकता है, पूछ दे 2 नंबर में, इसी में से एक उठा के डिफाइन द लैग फेज, तो आप सिंपली लिख डालिएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं, सीधे लिखिएगा लैग फेज इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, है ना, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, और उसके बाद अपना मैटर लिख दीजिए, बात खत्म। चलिए, और आपको ग्राफ बनाना रहेगा तो ग्राफ बना दीजिएगा, है ना, और चारों फेज का नाम लिख के बस लैग फेज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि लैग पूछा है मेनली, टाइम का भी मैटर रहता है ना पेपर में हम लोगों को। चलिए देखिए लिखा है, इन दिस फेज बैक्टीरिया एडॉप्ट विद द मीडिया मैक्रोमोलिक्यूल बाय सिंथेसिस, बट इन दिस फेज सेल डिवीजन नॉट अकर्स। अच्छा, इस फेज में बैक्टीरिया जो है एडॉप्ट कर लेता है, अनुकूल कर लेता है मीडिया के अनुसार अपने आप को, ठीक है, जैसा वो बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष वही बात है। तो इसमें डिवीजन वगैरह नहीं होता है, वो 10 अगर इंटर किए तो 10 ही रहेंगे। फिर लॉग फेज, या लैग के बाद लॉग फेज, और एक्सपोनेंशियल फेज, विस्फोटक। आफ्टर द बैक्टीरिया हैव एडाप्टेड टू न्यू इन्वायरमेंट, द सेल डिवीजन प्रोसीड एट द लॉग रेट, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर द एट देयर हाइएस्ट रेट ड्यूरिंग दिस फेज। अच्छा, जब ये देखिए आफ्टर लगाइए, क्योंकि एक फेज के बाद दूसरा फेज आ रहा है ना बाद में, तो वही बैक्टीरिया जब एडाप्ट कर लेती है खुद को इन्वायरमेंट में, नए इन्वायरमेंट में, तो ये जो है अब सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती है, और उनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से इसी फेज में होता है बस, ठीक है। फिर तीसरा फेज आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब ये होता है कि नियंत्रित रहना या नियत रहना चीज़ें। तो लिखा द रिप्रोडक्शन एंड डेथ रेट इक्वलाइज एंड हेंस द बैक्टीरिया पॉपुलेशन अटेन्स ए प्लेट्यू, दिस इज द फेज बिफोर डेड और डिक्लाइन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद जो है डेथ स्टार्ट हो जाता है, जिसमें स्टेशनरी फेज में डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट सेम रहता है, यानी कि ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, समझ बात। तो जैसे 5 मरे तो 5 का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाती है, ओके। चलिए, तो ये
फेज जो है डेथ फेज से पहले आता है, स्टेशनरी फेज। फिर आता है डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। इसमें क्या होता है भैया, आफ्टर अ पीरियड इन स्टेशनरी फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट डिक्लाइन बिकॉज द रिप्रोडक्शन अकर्स एट द लोवेस्ट रेट वाइल डेथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स एज हाईएस्ट रेट। अच्छा, इस पीरियड में जो डिक्लाइन फेज है या फिर डेथ फेज है, इसमें बैक्टीरिया का जो नंबर अब तेज़ी से घटने लगता है, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जो है स्लो हो जाता है और डेथ रेट हाईएस्ट हो जाता है। तो ये पूरा चारों फेज था यहीं पे। लेकिन एक लास्ट पॉइंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना चाहिए। एंड अनदर वे वी कैन से द डिक्लाइन फेज स्टार्टेड व्हेन लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हम एक अलग तरीके से भी ये भी कह सकते हैं कि डिक्लाइन फेज तभी स्टार्ट होता है जब न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी चीज़ इंटर करेगा कुछ देरी तक कहीं पे रहेगा, वहाँ पे चीज़ों का कमी होने लगेगा, जो भी उसे चीज़ चाहिए। जैसे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना भैया, हमने पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया है और चीज़ों की मात्रा बढ़ गई है और न्यूट्रिशन की मात्रा घट गई है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, तो दिक्कत है ना। तो वैसे सेम जब बैक्टीरिया सब चीज़ों को यूज़ कर लेता है तो न्यूट्रिशन की मात्रा घटने लगती है और दिक्कत होने लगती है। ओके ब्रदर, चलिए ये सब चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें आप ये सब पढ़े हैं, एनारोब एरोब्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते रहिए, पूछ सकता है कभी कभार, नहीं तो कोई बात नहीं। कल्टिवेशन ऑफ एरोब्स एनारोब्स बिना ऑक्सीजन वाले का, तो दो तरीके का उसमें था, कैंडल जार मेथड, सिंपल सा था कैंडल जार मेथड, और दूसरा था गैस पार्क जार मेथड। ओके, कैंडल जार मेथड में आपको पता ही होगा एक जार रहेगा जिसमें कैंडल जलाएंगे। कैंडल आपको पता ही है कि आग तभी जलता है जब ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन जो है यूज हो जाएगा इस जार में का, और जो कैंडल है वो बुझ जाएगा, ये चीज़ था। और गैस पैक जार मेथड में था, उसमें जो हम कुछ गैसेस वगैरह रहते हैं, केमिकल रहते हैं जो उसमें कि ऑक्सीजन को उसके साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा। जैसे कि यहाँ पे था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और पैडेलियम रहता है यहाँ पे, तो पैलेडियम देखिए, और इसके बाद यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर के बन जाते हैं। तो ये चीज़ें थी दोनों एनारोबिक कल्टीवेशन का मैटर, तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन आपने फर्स्ट यूनिट का पूरा जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिया है। अब सेकेंड यूनिट हम लोग देखेंगे। ओके, सेकेंड यूनिट में वो सब चीज़ें थे, IMVIC टेस्ट था जिसे बायोकेमिकल टेस्ट भी बोलते थे, और उसी में जो है स्टेलाइजेशन भी है, स्टेनिंग टेक्निक भी है, ये सब चीज़ें जो है आपके सेकेंड यूनिट में है। चलिए इसको देखते हैं प्रॉपर क्या मैटर है इसका। ओके, और आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा सा चीज़ें चलता रहेगा ये कंटिन्यू। तो मुश्किल से इसमें कितने क्वेश्चन हैं मैंने सेट किया है, पहला है क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4, लेकिन इसमें और करके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन है टोटली। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, एक्सप्लेन बायोकेमिकल टेस्ट, जिसे IMVIC के नाम से जानते हैं, और यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने ये पढ़ा है प्रॉपर्ली, बस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम जो भी कन्फ्यूजन है हम क्लियर कर पाएँ। ओके, लास्ट मोमेंट वाली बात चल रही है अब, आर चाहे पार वाला। देखिए यहाँ पे क्या मैटर है, IMVIC इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, मेथिल रेट रिडक्शन टेस्ट, वोगस प्रोस्कोर टेस्ट, और आई का कोई मीन नहीं था, ये बस ऐसे इन्होंने सीक्वेंस बनाया तो लिख दिया, उनका मन किया, अब लिख दिया भाई उन्होंने, तो उसमें ऐड है वो चलता है, और सीधा सिट्रिक एसिड टेस्ट है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कवर करेंगे प्रॉपर्ली, देखते हैं क्या मैटर है। बायोकेमिकल टेस्ट का मीन समझ लीजिए, उसके बाद आपको एक्चुअल में देखिए, पहले किसी भी टॉपिक का आप मीन समझ लीजिए, आप कुछ उसके बाद अपने लाइंस अपने थियरी पोर्शन को लिख सकते हैं प्रॉपर्ली, है ना। तो बायोकेमिकल टेस्ट, इसके क्वेश्चन को भी आपने प्रॉपर्ली पढ़ा, तो देखिए इसमें क्या लिखा था, एक्सप्लेन बायोकेमिकल टेस्ट, जिसे IMVIC टेस्ट बोलते हैं, है ना। अब ब्लड टेस्ट में बोलते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट में भी तो अलग अलग टेस्ट है, जैसे CBC है, ठीक है ना, इसमें ब्लड काउंट देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, ल्यूकोसाइट कितना है, एरिथ्रोसाइट कितना है, ये सब देखा जाता है। फिर टाइफाइड है, ब्लड टेस्ट में टाइफाइड भी आ गया, है ना, क्यों, मलेरिया टेस्ट, HIV टेस्ट, सब तो उसी में आ रहा है, ब्लड टेस्ट है। तो वैसे बायोकेमिकल टेस्ट, लेकिन कौन कौन से उसके अंदर टेस्ट आ रहे हैं जो सिलेबस में ऐड है, IMVIC टेस्ट, ये प्रॉपर्ली आ रहा है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये टर्म आप याद समझिए, यानी कि बैक्टीरिया को समझने के लिए या फिर उसको पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जा रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो इसमें कभी कभी देखिए, या तो इंडोल पूछ देगा, इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, या फिर मेथिल रेट रिडक्शन टेस्ट पूछ देगा, या फिर वोगस प्रोस्कोर टेस्ट पूछ देगा, या फिर सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पूछ देगा, या फिर कभी कभी ऐसे डायरेक्ट दे देगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप जो भी आपको समझ आएगा जितनी मात्रा में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, तो बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब समझ लीजिए आप, बायो प्लस केमिकल टेस्ट का मतलब तो आप समझते हैं परखना, है ना। तो ये 3 शब्द से मिलकर बना है। बायो मतलब जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का मान लीजिए बात है, बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया। केमिकल जो ऐसे कुछ रसायन रहेंगे जिसकी वजह से हम चीज़ों को चेक कर पाएंगे, उसकी सहायता से बायोकेमिकल टेस्ट,
टेस्ट मतलब परखना, केमिकल्स, ठीक है भाई। और टेस्ट का मतलब आप समझते हैं एग्जामिन करना, परखना। तो ये पूरा सिस्टम है इसमें कि हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करके बैक्टीरिया को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को परखेंगे, जानेंगे उसको कि क्या मैटर है इनका, कौन सी बैक्टीरिया किस में पाई जा रही है, क्या चीज़ें हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं अब क्या मैटर है भाई, फटाफट एकदम घर्राटे काटते हुए। देखिए लिखा क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट आर द टेस्ट दैट परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट बैक्टीरिया फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल एक्टिविटी टूवर्ड डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट जो है एक टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है, दर्शा दिखाया जाता है करके, ताकि हम ढेर सारी जो बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, उसको पहचान सकें। समझ पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग लोगों को पहचानने के लिए अलग अलग अनुभव करना पड़ता है, जैसे इंसानों में भी एक डॉक्टर जो है मरीज को पहचान सकता है अच्छे से, है क्या, मरीज क्या है, इंसान है, समझ रहे हैं। एक टीचर जो है अच्छे स्टूडेंट को पहचान सकता है, समझ रहे हैं, स्टूडेंट क्या है, इंसान है। वैसे सेम बैक्टीरिया ही हैं सब, लेकिन अलग अलग बैक्टीरिया हैं उसमें ना, तो वही मैटर हो रही है यहाँ पे, पहचानने की बात होगी। बायोकेमिकल एक्टिविटी डिफरेंट बायोकेमिकल कंपाउंड्स, कुछ अलग अलग केमिकल कंपाउंड की सहायता से। बायोकेमिकल कंपाउंड्स यानी कि जो जीव में यूज़ होते हैं, जैसे हम लोग में प्रोटीन यूज़ होता है, एंजाइम यूज़ होता है, हार्मोन्स यूज़ होता है, तो उसी प्रकार से कुछ केमिकल्स रहेंगे, उसकी सहायता से हम बैक्टीरिया को पता करेंगे। ओके, जैसे कि लिखा है यहाँ पे सम ऑफ द कॉमनली यूज बायोकेमिकल टेस्ट आर गिवन बिलो। कुछ जो बायोकेमिकल टेस्ट यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे कि IMVIC, और इसका फुल फॉर्म आप जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी ये 2 नंबर में यही पूछ देता है सिर्फ, फुल राइट द फुल फॉर्म ऑफ द, या फिर राइट द फुल नेम ऑफ द IMVIC टेस्ट। समझिए बात, तो ये थोड़ा सा याद रखिए आप, इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, मेथिल रिडक्शन टेस्ट, अब वोगस प्रोस्कोर टेस्ट और सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। अभी हम लोग ये समझेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि आखिर ये नाम क्या सीन है, नाम का क्या मतलब। ओके, ऑर्गेनिज्म में इकोलाई, एंटवी एरोगेंस, ये थोड़ा सा बताया गया है। जैसे कि इकोलाई देखिए, अगर है फीकस, फीकस मतलब हमारे स्टूल्स जो होते हैं, लैट्रिन्स से जो बोलते हैं, जो हम भी खाना खाते हैं उसका हो सकता है, तो हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो भी स्टूल्स रहते हैं, वेस्ट मटेरियल लगता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है एनएस के थ्रू। तो फीकल में हमारी इकोलाई पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर इसका यूज करके हम मीडिया में देखा जाएगा तो इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट पॉजिटिव आएगा और मेथिल रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, अब यहाँ कहेंगे कि फीकल क्यों लेंगे हम बैक्टीरिया के लिए? अरे भाई, टेस्ट वहीं तो करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है। अब आसमान में जाके ज़मीन खोजेंगे तो मिलेगा हमें? ज़मीन पे ही ना खोजेंगे कि हाँ पानी समुद्र के बीच में खोजेंगे, कहीं पानी के बीच में टापू वपू है, ज़मीनी एरिया है, तभी तो मिलेगा। अब आसमान में थोड़ी ज़मीन मिलेगा हमें, समझिए बात। तो वही बात है कि हमें जो जिसमें हमें संदिग्ध लगता है कि इसमें मिलेगा चीज़ें, वही उसमें हम टेस्ट करेंगे। तो वही बोल रहा है फीकल में। जैसे कि हम लक्षण देखते हैं, अच्छा आपको बुखार आ रहेगा कई दिन से, अच्छा इनका टाइफाइड का टेस्ट कराइए, तो लगना तो चाहिए कि किसमें हमें क्या चीज़ मिलेगा, समझिए बात, ये मैटर है बस। तो फिर नन फीकल यानी कि स्टूल्स नहीं रहेंगे, उसमें एंटवी एरोगेंस मिलेंगे, जिसमें कि वोगस प्रोस्कोर और सिट्रिक यूटिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं फटाफट, क्या चीज़ें मैटर है इसमें। देखिए, इंडोल प्रोडक्शन, इंडोल एक ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में ही पाया जाता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करके, और ये हमारे जो स्टूल्स होते हैं उसमें स्मेल का यही कारण बनता है, बदबू का। इंडोल प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना। चलिए इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, तो देखिए लिखा क्या है, एमिनो एसिड फ्रॉम द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। एमिनो एसिड्स जो है NO2, इसकी वजह से हमारा प्रोटीन बना हुआ होता है, ठीक है भैया, जो कि जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे इंसान हो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उनमें पाया जाता है ये प्रोटीन। सही बात है भाई, हम प्रोटीन ही तो खाते हैं, दाल में और कोई भी चीज़ ऐसी सब्जी में भी बहुत से प्रोटीन मिलते हैं, ये सब चीज़ें है ना। ओके, तो वही बात बोल रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाई, देखिए भैया, तो ये चीज़ें कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एनर्जी को प्राप्त करने के लिए एमिनो एसिड को तोड़ते हैं, समझ रहे बात। जैसे कि हम भी प्रोटीन का सोर्स लेते हैं तो शरीर में जाकर डिग्रेडेट ही तो होता है और हमें एनर्जी वगैरह मिलती है, और हमारे सेल डिवीज़न में ये सब मदद करते हैं, है ना। वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई, ये हमारे आँत में पाई जाती है, बड़ी आँत में, बड़ी आँत छोटी आँत आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आँत में ही पाई जाती है भाई, बड़ी आँत में। तो चलिए इसमें तो वो क्या करते हैं, हमारे जो प्रोटीन के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एमिनो एसिड को तोड़ते हैं और वो एनर्जी फॉर्म करते हैं अपने लिए। तो उसमें से निकलता क्या है, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ भी चीज़ें टूटती है ना भैया, तो उसमें से जानते हैं आप कई चीज़ें निकलती है, तो उसमें से इंडोल निकलता है। तो अब इंडोल एसिड वाटर, यही देखिए अमोनिया निकलेगा, इंडोल एसिड निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी कि
जो आंत में हमारे प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होगा बैक्टीरिया के द्वारा, तो इंडोल निकलेगा। तो इंडोल को ही हम टेस्ट करेंगे कुछ केमिकल डाल के कि इंडोल है कि नहीं है। तो इंडोल अगर पाया जा रहा है तो यानी कि इसमें एस्चेरिचिया कोलाई भी पाई जा रही है। समझ गए बात, ये मैटर होता है बायोकेमिकल टेस्ट का। सर्टेन एमिनो एसिड degrading bacteria like E. coli degrade tryptophan into the pyruvic acid by the hydrolysis in the presence of the tryptophanase enzyme ASE। एज वर्ड आप जानते ही हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह में बहुत सुने हैं, इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम है। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपल क्या है भैया, इंडोल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट एज ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया कैन फॉर्म इंडोल। ये इंडोल टेस्ट जो है महत्वपूर्ण है कुछ ही बैक्टीरिया के लिए जो कि इंडोल बनाते हैं, विच कैन बी डिटेक्टेड ईजिली यूजिंग कोवैक्स रिएजेंट। अच्छा, इसके बारे में हम जान पाते हैं आसानी से कोवैक्स रिएजेंट की सहायता से। रिएजेंट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जिसके वजह से हमें कन्फर्मेशन मिलता है कि क्या चीज़ें और रिजल्ट आया क्या नहीं आया। जैसे कि आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा, बहुत से जो रिएजेंट थे उनको 10 ड्रॉप डालने पे हमें रेड कलर दिखेगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें टर्मेरिक है, टर्मेरिक यानी हल्दी है। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं मतलब रिएजेंट का ये सेंस। ओके जी, तो रिएजेंट में ये सब चीज़ें हैं, कोवैक्स रिएजेंट। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोवैक्स रिएजेंट में आता क्या है, क्या मैटर रहता है, पोटेशियम वगैरह ये सब चीज़ें क्या क्या है ना। तो देन फॉर्मेशन ऑफ द रेड लेयर एट द टॉप ऑफ कल्चर द टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, जब कोवैक्स रिएजेंट डालते हैं उसमें तो 2-4 बूंद डालते हैं तो उसके बाद से हमें रेड कलर का लेयर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं कि हाँ टेस्ट हमारा पॉजिटिव है। ओके, तो ये चीज़ें तो देख सकते यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रिप्टोफैन्स लिखा है। ट्रिप्टोफैन्स ये प्रोटीन का ही पोर्शन है एक, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, अलग अलग टूटते हैं जब ढेर सारे के प्रोटीन। अब जैसे सुने होंगे ना, प्रोटीन खाए हमने उसी में अलग क्रिएटिनिन से बाल जो है केराटिन से बना है, नाखून जो केराटिन से, हम तो केराटिन नहीं खाते हैं, प्रोटीन ही खाते हैं, दाल उल खाए सब चीज़ें, फिर भी ग्रोथ कर रही है, बन रही है। वो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो वही सब चीज़ें हैं। तो ट्रिप्टोफैन्स भी वही है। तो ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन्स अमोनिया बनाता है, इंडोल एसिड बनाता है और पायरुविक एसिड और वाटर, ये सब चीज़ें बनता है भैया। तो फिर जो है इंडोल और प्लस कोवैक्स रिएजेंट HCl के प्रेजेंस में रेसिनडोल बनता है और प्लस H2O बनता है। जैसे रेसिनडोल जो है क्या करता है, कैरी रेड कंपाउंड, इसमें इसी की वजह से हमें रेड कलर देखने को मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये बहुत आप रिएक्शन वगैरह याद मत रखिए, बस प्रिंसिपल में याद रखिए कि हम जब लेंगे तो उसमें डिटेक्ट करेंगे तो इंडोल में रेसिनडोल पाया जाता है, जिसकी वजह से रेड कलर का फॉर्मेशन होगा लेयर का। ठीक है भैया। मटेरियल रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे क्या है मैटर, बैक्टीरियल कल्चर लाइक ई कोलाई, क्लेवेसिला न्यूमोनी एंड इंट्रोबैक्टर एरोगेंस, ये सब चीज़ें बैक्टीरिया जिसमें पाई जाएंगी उसी को हम टेस्ट करेंगे लेके कि कोई बैक्टीरिया जरूर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ना, जिसमें शंका रहेगा वही तो चेक करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सबका ब्लड अब एक किनारे से अस्पताल पे 20 लोग गए एक दिन में तो 20 लोगों का ब्लड ही टेस्ट होगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें से 2-4 लोगों में जो लक्षण आते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है। तो वैसे ही जिस चीज़ में लगेगा कि इसमें ये बैक्टीरिया पास ही जा सकती हैं उसमें हम ये टेस्ट करेंगे, तो वही बैक्टीरियल कल्चर लेंगे। कल्चर आप जानते हैं जिसमें कि हम प्रॉपर ग्रोथ करते हैं चीज़ों का। ट्रिप्टोफैन ग्रोथ, पेपर स्ट्रिप, इंक्यूबेटर BOD आपने देखा भी होगा, ये फ्रिज लाइक होता है जिसमें हम रखते हैं चीज़ों को, अपने सैंपल को। इनोकुलेशन लूप होता है डंडे नुमा, कुछ फोटोज़ में ऐड कर दूंगा, आप समझ पाएंगे। फोटोज़ ऐड करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये लूप रहता है जिससे हम चीज़ों को थोड़ा सा निकालते हैं, जैसे यहाँ पे डिप किया और यहाँ से यहाँ निकाल के रख दिया हमने। फिर इंडोल ब्रॉथ का मतलब होता है लिक्विड लाइक रहता है, सिलिका जैसे, है ना। उसके बाद कोवैक्स रिएजेंट, ये सब चीज़ें हम मटेरियल रिक्वायरमेंट, ये एक चीज़ें याद रखिए आप जनरली रिक्वायरमेंट में। पहला तो कल्चर रहेगा, कल्चर मीडिया, ठीक है। उसके बाद है आपका एक स्लाइड होना ही चाहिए, फिर पेपर स्ट्रिप होना चाहिए, इनोकुलेशन ट्यूब होना चाहिए, BOD होना चाहिए, बायो ऑक्सीजन डिमांड वाला पोर्शन जो होता है, और उसके बाद से जो उसका पर्सनली जिस केमिकल रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज़ हो रहा है, तो ये याद रखिए आप लोग नॉर्मली। ओके, चलिए नोट यहाँ पे देखिए इंडोल यूज़ होगा। इंडोल जो ब्रॉथ रहेगा उसमें ट्रिप्टोन रहेगा 10 ग्राम और डिस्टिल वाटर 1 लीटर रहेगा। कोवैक्स रिएजेंट ठीक है, डाई मिथिल एमिनो बेंजील एल्डिहाइड रहेगा 15 ग्राम। ये सब चीज़ें होती हैं, आपको बहुत डीप नहीं जाना है, ठीक है ना। डीप जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे, याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रोसीजर में देखिए टेक कल्चर मीडिया, वही कल्चर मीडिया को लेंगे जिसमें बैक्टीरिया पाने के चांसेस हैं। उसके बाद ऐड ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ और इंक्यूबेट 2 डेज एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको रख के हम और इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट का मतलब होता है कि हमें अब उसे प्रॉपर एकदम एक ही समान अवस्था में उसे रखे रहना है। जैसे कि ये फ्रीज़र रहेगा, इसी में हम रखेंगे 2 दिन के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। उसमें सब चीज़ें एकदम मेंटेन करके रखी जाती है। एड 0.5 ml कोवैक्स रिएजेंट एंड वेट 1 to 5 मिनट, और उसके बाद 2 दिन के बाद इसमें 0.5 ml जो है कोवैक्स रिएजेंट मिलाएंगे और उसका
इंतजार करेंगे 1 से 5 मिनट तक। देन डार्क रेड कलर रिंग अपीयर्स ऑन सरफेस, और तब जो है हमें उसके सरफेस पे रेड कलर हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपने इमेज में देख रखा है। कल्चर मीडिया है, ट्रिप्टोफैन ब्रॉथ है, और इंक्यूबेट 2 डेज एट 37 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है फिर कोएक्स रिएजेंट मिला रहे हैं, और 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि डार्क रेड कलर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर आपने प्रोसीजर देख लिया। और रिजल्ट यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में हम ये लिखेंगे कि व्हेन वी परफॉर्म द इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट by the follow proper procedure, then we seen या we result found if red color are seen is positive result, then other than negative result। ये रिजल्ट में आप लिख दीजिए सिंपली, है ना, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए when red color appears then result is positive, if other than red are appears result is negative। बस बात खत्म। चलिए यहीं पे मेथिल रिडक्शन टेस्ट में मैटर देख लीजिए क्या है। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखने लायक चीज़ें जो रहेंगी, इसमें वोगस पोस्कॉट जो रिएजेंट है ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड क्रिस्टल क्लास ग्लास रॉड ये सब चीज़ें यूज़ होंगी, है ना, तो आप जनरली ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, प्रिंसिपल इसमें क्या है, इसमें मेथिल रिडक्शन में डिटेक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ द एसिड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्लूकोज फर्मेंटेशन, आल्सो मेंटेन द कल्चर मीडिया एट pH 4.52 या फिर उससे बिलो होती हैं। अच्छा, इसमें देखिए उसमें क्या हो रहा था, हमारी आंत में चाहे जो भी फीकल्स हैं उसमें बैक्टीरिया जो है एनर्जी के तौर पे यूज़ करती थी एमिनो एसिड को, तो इंडोल निकलता था, इंडोल प्रोडक्शन होता था, तो वो समझ आ जाता था। मेथिल रिडक्शन में क्या होता है, इसमें जो है हमारे शरीर में ये भी फर्मेंटेशन होता है इसमें, तो इसमें जो है एसिड वगैरह निकलते हैं, तो उसकी वजह से हम जान पाते हैं कि हाँ ये इसमें भी बैक्टीरिया पाई जा रही है, इकोलाई वगैरह। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द मिक्स्ड एसिड फर्मेंटर्स प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स बाय द इकोलाई, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड फार्मिक एसिड। ये मैटर है प्रॉपर। चलिए इसमें ये देखिए प्रोसीजर है सिंपल सा, आप इसको बच करके आप देख भी सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसीजर्स हैं ये सब। ओके, एक समझा दिया मैंने ना, वो उसी बेस पे है सब चीज़ें। वोगस पोस्कॉट टेस्ट है, देखिए all species इंट्रोबैक्टर एंड some species of the bacillus are produce butanidol fermenters like acetone, a neutral product by the glucose fermentation। ये दोनों जो वोगस पोस्कॉट टेस्ट है और मेथिल रिडक्शन टेस्ट, इस दोनों में फर्मेंटेशन ही होता है। लेकिन अंतर क्या है, मेथिल रिडक्शन टेस्ट में इकोलाई फर्मेंटेशन होगा इकोलाई के द्वारा, और वोगस पोस्कॉट में दूसरी बैक्टीरिया आती हैं एरोगेंस स्पीसीज़ की। प्रिंसिपल क्या है, द एस्टिल मेथिल कार्बिनॉल एसीटोन प्रोड्यूस्ड इट कैन बी डिटेक्टेड इजीली विद द बैरिट्स रिएजेंट। यहाँ पे देखिए बैरिट्स रिएजेंट यूज़ हो रहा है। इंडोल में कौन सा यूज़ हो रहा था, कोवैक्स रिएजेंट। ओके, चलिए ये सब चीज़ें। स्मॉल अमाउंट ऑफ द एस्टिल मेथिल कार्बिनॉल फॉर्म बाय द ग्लूकोज देन वी एडिंग द बैरिट्स रिएजेंट वी फाउंड आवर रिजल्ट इज पॉजिटिव। बैरिट्स रिएजेंट मिलाएंगे तो देखेंगे पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। व्हेन वी सी रेड और पिंक कलर, जब रेड या पिंक कलर देखेंगे तो इसका मतलब है कि वोगस पोस्कॉट टेस्ट जो है ये पॉजिटिव है। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है भाई, मटेरियल में यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया ऑफ न्यूमोनी एंड इंट्रोबैक्टर एरोगेंस, फिर यहाँ पे MRPP ब्रोथ, MRPP ब्रोथ का मतलब सिल्का यानी कि पानी नुमा और लिक्विड फॉर्म में रहेगा ये मेथिल और वोगस पोस्कॉट। ओके, बैरिट्स रिएजेंट में क्या है 5% अल्फा नेफ्थॉल एंड 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है भैया। फिर है टेस्ट ट्यूब चाहिए और बर्नर भी चाहिए हमें, बुरसन बर्नर। ओके, प्रोसीजर वही है, सिस्टम वही है, पहले मीडिया लेंगे ग्लूकोज मीडिया, फिर इसको मिलाएंगे और 15 मिनट के लिए स्टेलाइजेशन करेंगे 131 डिग्री टेम्परेचर पे। तो ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, आप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करके लिख सकते हैं प्रॉपर्ली, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। फिर प्रिपेयर द बैरिट्स रिएजेंट यूजिंग अल्फा नेफ्थॉल इन 100 ml ऑफ द 95% ऑफ द एथिल अल्कोहल और वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर जो है फैल गया है ना। ओके, अगले में द कल्चर इज इंक्यूबेटेड फॉर 2 days एट 37 डिग्री सेल्सियस विथ टेस्ट ट्यूब। फिर लिखा है देन एडेड द 18 ड्रॉप ऑफ द बैरिट्स सोल्यूशन अल्फा नेफ्थॉल इज एडेड। ठीक है भैया, द टेस्ट ट्यूब 8 सेकेंड विगोरस इमीडिएटली आफ्टर 30 सेकेंड। ठीक है भैया, सब मिक्स करने के बाद बैरिट्स रिएजेंट वगैरह हम 30 सेकेंड बाद तेज़ी से विगोरस तेज़ी से हम उसको हिलाएंगे, मूव करवाएंगे ताकि आप मिल जाए बैरिट्स रिएजेंट जो हमारे एक्चुअल मीडिया है, कल्चर मीडिया है उसमें। ओके, फॉर्मेशन टू पिंक कलर विच टेस्ट विच इंडिकेट या विच टर्म द रेड इन 1 to 2 hours आफ्टर विगरस सेकेंड इंडिकेट पॉजिटिव टेस्ट। अगर रेड कलर आ रहा है तो पॉजिटिव टेस्ट है। लगभग सब में रेड कलर की ही बात हो रही है ना।
इंडोल में भी रेड कलर आना चाहिए, रेड या पिंक, फिर इसमें भी फोकस पुरस्कार में भी रेड, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए कल्चर मीडिया है, फिर स्टाइलाइजेशन है, फिर यहाँ पे एड पेरिस रिएजेंट है और पिंक कलर या फिर रेड कलर जो पॉजिटिव टेस्ट को इंडिकेट करा। आप रिजल्ट वगैरह लिख सकते हैं प्रॉपर। सिट्रिक एसिड यूटिलाइजेशन, अब यहाँ पे देखिए इसे पॉइंट से क्लियर है, सिट्रिक एसिड जो होता है उसके उपयोग करेंगे बैक्टीरियाज वगैरह, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये टेस्ट पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। ओके, चलिए ये सब मैटर है प्रॉपर। आप रिक्वायर्ड मटेरियल में देखिए यहाँ पे अगार मीडियम यूज़ हो रहा है, साइमंस सिट्रेट अगार मीडियम, ये एक रिएजेंट है जो साइमंस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ओके जी, ये सब प्रॉपर मैटर है। छोटा सा आप वही सब चीज़ें मैटर आप प्रॉपर पढ़ लेंगे। कोई ना, देखिए यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर में समझिए क्या होता है। साल्मोनेला टाइफी जैसे है ना, आप जानते हैं इसको, कौन है? टाइफाइड करवाने की यही काम करते हैं। तो जो कार्बन के प्रेजेंस में देखिए सिट्रिक एसिड बनता है, इंट्रोबैक्टर एरोवेंस के अंतर्गत आता है साल्मोनेला टाइफी। और सिट्रिक एसिड जब बनेगा तो इसका यूटिलाइजेशन करेंगी एनर्जी सोर्स के लिए। ओके, ये पूरा खेल है इसमें सिट्रिक एसिड यूटिलाइजेशन का। तो ये खत्म हुआ और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला लिखा है राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ जीहल्स-निल्सन स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसे बोलते हैं। ये पूछता है 7 नंबर में और 10 नंबर में भी कभी कभी पूछ देता है। क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है उसमें? प्रिंसिपल, प्रोसीजर और एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन तो हम फ्री में लिखेंगे, लिखना ही पड़ता है हम लोगों को, और लिखते हैं तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो अब स्टेनिंग टेक्निक यानी कलर वाली बात हो रही है, कलरिंग होली भी आ रही है, कलर वाली बात है ना, ये सब मैटर है जी। तो ये चीज़ें खत्म किया हमने। अब अगला क्वेश्चन, ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ही आता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, बैक्टीरिया के ही पहचानने में मदद करता है। ये भी जीहल्स-निल्सन टेस्ट। उसमें क्या हो रहा था, हम केमिकल रिएक्शन करवा के पता कर रहे थे, और इसमें जो है क्या होता है कलर करके पता करते हैं हम, है ना, कलर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया पे चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हम पता करते हैं। ओके, तो ये पूरा मैटर है। और सॉरी थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जहाँ पे मैं हूँ इस समय, तो बगल में ही एक लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ डेथ हो गया किसी का भी, बुजुर्ग ही थे, तो थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें जो भी है आप जानते ही हैं, आदमी रोना वोना ये सब चीज़ें भाई जाहिर सी बात है, सबके साथ ये होता है जब बीतता है, तो जिस पे जो बीतती है वही समझ सकता है चीज़ों को, है ना। तो थोड़ी सी दिक्कत है, मैं देखता हूँ पूरा कंटिन्यू करता हूँ वैसे, क्योंकि आवाज़ नहीं जा रही होगी उनको, रूम बंद करके मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ख़त्म करते हैं। मैं अभी गया था वहाँ पर था कुछ देर तक, क्या ही कर सकते हैं, है ना। ओके, तो देखते हैं मैटर प्रॉपर। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जिसमें हमें जीहल्स-निल्सन के बारे में मेनली बताना है। तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन आप बैक्टीरिया के बारे में समझ लेंगे, और छोटे छोटे टर्म्स हैं तो आपको चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आगे जाएंगी और अच्छे से। देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, यहाँ पे हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग करके कैसे पहचान करते हैं ये बता रहा है आपको। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग स्टेट और देयर साइज इज in micron and most of the transparent and partially colorless when suspended in aqueous medium। अच्छा, ये बहुत कठिन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करना, क्योंकि उनकी जो अवस्था है ना वो साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि उनके आर पार दिख, अब ऐसे जैसे हवा चल रहा है तो उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आर पार उसके देखी जा सकती है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ है भी या नहीं है। वैसे बहुत से ट्रांसपेरेंट होते हैं जब वो सस्पेंडेड होते हैं मीडियम में, चाहे वो एक्वस मीडियम हो चाहे सॉलिड मीडियम हो, ऐसे कुछ भी जो है ना। सो यूज़ द मैनी टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वन इज़ द स्टेनिंग टेक्निक। ओके, बहुत से हम लोग टेक्निक तरीके यूज़ करते हैं, जिसमें एक है स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वी अप्लाई द स्टेनिंग टेक्निक, इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज कलरफुल थिंग आर इजीली सीन और आइडेंटिफाई। हम ये स्टेनिंग टेक्निक भी क्यों यूज़ करते हैं बैक्टीरिया पे, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है। कोई भी चीज़ जब कलरिंग हो जाती है तो वो आसानी से हमें दिख जाती है, ईजिली सीन, EASILY, ईजिली सीन, है ना। स्टेन वर्ड का मीन क्या है भैया? स्टेन और डाई मतलब कलर, वही यूज फॉर ऑब्जर्विंग द बैक्टीरिया एंड देयर मार्फोलॉजी विद मच क्लियरिटी अंडर द माइक्रोस्कोप। अच्छा, जो ये डाई होती है, जो कलर होती है, इसके वजह से हम बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं क्लियरली। फिर लिखा है वहीं पे स्टेनिंग टेक्निक का क्या मीन है? स्टेनिंग इज अ बेसिक स्टेप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज टू इन्हांस द कंट्रास्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। ठीक है, ये स्टेनिंग जो है एक बेसिक स्टेप है, बहुत कॉमन स्टेप है माइक्रोस्कोप से संबंधित, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्हांस बढ़ाते हैं
और ज़्यादा कंट्रास्ट को और ज़्यादा प्रखर बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक इमेज को, यानी कि जो इमेज है उसको जब कलरिंग हो जाएगा तो हम जब देखेंगे उस माइक्रोस्कोप से तो और ज़्यादा वो निखर के दिखेगा हमें, यानी प्रॉपर अच्छे से दिखेगा एकदम। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, सेमी परमिएबल वगैरह ये सब बहुत है, इतना इंट्रोडक्शन है ना। अब आते हैं हम अपने किस पे भैया, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक पे। अब समझ लीजिए यहीं पे, क्योंकि और करके 2 क्वेश्चन पूछा था ना वहीं पे, तो प्रॉपर समझ लेंगे, थोड़ा सा चीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें इधर उधर कुछ फन करने की जरूरत नहीं है। इसी में और करके ये पूछ सकता है आपसे कि राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग। और इंट्रोडक्शन तो हम अपने तरीके से लिखते ही हैं, क्यों लिखना भी आवश्यक है, क्योंकि लिखते हैं तो इम्प्रेशन पड़ता है और अच्छा कि हाँ चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही कहाँ से ख़त्म। प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 तरीके की बैक्टीरिया होती हैं, और जीएल निल्सन जी बता रहे हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में। तो ये एक किनारे से हम समझ लेते हैं टाइप्स के बारे में थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, जब 10 नंबर का पूछता है तो आप कंटेंट को ऐसे बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं, स्टेनिंग के बारे में लिख दीजिए, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। तो सिंपल स्टेनिंग होता है और डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है। सिंपल में आप एक डाई का यूज़ करते हैं और प्रॉपर्ली उसमें थोड़ी सी सिंपली चीज़ें आसानी से हमें पता चलती है, और डिफरेंशियल में डिफरेंट कलर यूज़ किया जाता है पता करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए कौन सी बैक्टीरिया है कौन सी नहीं है। तो इसमें भी डिफरेंशियल में 2 आते हैं, ग्राम स्टेनिंग जिसके अंदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आता है, और पहला ये हो गया डिफरेंशियल में, और दूसरा हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसे जीहल निल्सन स्टेनिंग बोलते हैं। जीहल जी ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका खोज किया था या इसके बारे में बताया था हमें इस टेक्निक के बारे में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसके जीहल निल्सन स्टेनिंग टेक्निक भी बोलते हैं, जो पेपर में पूछ देता है तो आप लोग लिख के आइएगा। ओके, तो चलिए जीहल निल्सन जी के टेक्निक के बारे में पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट्स है, बहुत इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जीहल स्टेनिंग टेक्निक। तो लिखा है इन द सेल वाल ऑफ फ्यू बैक्टीरिया ए वैक्सी मटेरियल इज फाउंड। जो कुछ बैक्टीरिया होती हैं उनके सेल वाल बहुत मजबूत होता है, वाल का मतलब होता है दीवार, जो उनको प्रोटेक्शन प्रदान करता है बैक्टीरिया को। हमने फर्स्ट पार्ट में वीडियो लेक्चर के डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो उस पाया जाता है वैक्सी मटेरियल, जो कि रोकने का काम करता है बैक्टीरिया के शरीर पे कोई चीज़ पेनिट्रेट ना कर पाए। जैसे कि यहाँ पे अगर बैक्टीरिया है, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का शरीर है, इसमें कुछ चीज़ें इंटर ना कर जाए, इसके लिए यहाँ पे सेल वाल बनी पड़ी हैं। ओके, इट आल्सो नोन एज जीहल निल्सन स्टेनिंग टेक्निक या स्टेन, इसको हम जीहल निल्सन स्टेन भी बोलते हैं, बिकॉज ये टेक्निक डिस्कवर्ड बाय हिम, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेन पूरा खेल यानी कि किसका है, वैक्सी मटेरियल का, एसिड फास्ट स्टेनिंग में। अब देखिए आगे क्या आता है प्रिंसिपल में, माइक्रोबैक्टीरियल सेल वाल आर डिपोजिट। अच्छा, आपको जब भी कभी इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप इस लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज अ टेक्निक रिलेटेड टू द स्टेनिंग। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, माइक्रोबैक्टीरियल सेल वाल आर डिपोजिट विद वैक्सी सब्सटेंस कंटेनिंग माइकोलिक एसिड, ठीक है भैया। माइक्रोबैक्टीरियल जो सेल वाल होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती हैं, उसमें जो एक वैक्सी मटेरियल पाया जाता है, जो क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है। ओके, अब यहाँ पे इट रेजिस्ट द दे आर प्रिवेंट द डिकलराइजिंग। अच्छा, ये जो होती है माइकोलिक एसिड, ये रजिस्ट करते हैं कलर को, यानी रोकते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ इस पर लग गया ना तो वो रुका रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो अगर ऐसा होता है, उसे चिपक जाती हैं चीज़ें, रिटेन देयर रेड कलर, तो वो रेड कलर शो करेंगी, सोन होगा या सीन होगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिड फास्ट स्टेनिंग, और इसी प्रोसेस को हम एसिड फास्ट स्टेनिंग बोलते हैं, क्योंकि एसिड का योगदान है ना माइकोलिक एसिड का, इसी वजह से इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं हम लोग। प्रोसीजर क्या है, देखिए, टेक अ स्टेराइल स्लाइड लेंगे, ओके, प्रिपेयर द स्मीयर बनाएंगे, स्मीयर मतलब जिसमें सब चीज़ें मिला के हम इकट्ठा करते हैं। एडेड या फिर होल्डेड विद कार्बन फुस्टीन, फुस्टीन क्या है, ये कलरिंग एजेंट है। फुस्टीसिन आता है, मेथिल पैराबीन आता है ना, ये सब चीज़ें हैं, ये कलरिंग एजेंट है। स्टेनिंग आखिर कलर करेंगे ना, जैसे कपड़ा सफ़ेद है तो उस पर कलर डालने के लिए नील डालते हैं ना हम लोग, तो वही फुस्टीसिन है, कलरिंग एजेंट है, जिसकी वजह से कलर आता है। ए लिपिड सॉल्युबल विद इन द एबिलिटी टू पेनिट्रेट द सेल वाल। देखिए फुस्टीसिन में एक क्वालिटी होती है, ये लिपिड में घुल सकता है, और लिपिड आपको पता है सेल वाल में पाया जाता है, जो भी बाइलिपिड लेयर होते हैं, बाइफास्फोलिपिड लेयर। ओके, फिर देखिए स्टीम हीट स्मीयर, और स्मीयर को हम थोड़ा सा हीट करेंगे स्लाइड पे रख के जो है। देन यूज़ द एसिड अल्कोहल, HCl हम यूज़ करेंगे 3% में, एंड रिमेनिंग इथेनॉल, और इथेनॉल यूज़ करेंगे, अल्कोहल जिसे बोलते हैं, फॉर होल्डिंग, और कुछ देर तक इसे रखेंगे हम। ओके, एडेड मेथिलीन ब्लू देखिए एक कलरिंग एजेंट है। आफ्टर ऑल इन एयर ड्राइड दिस स्लाइड, और उस सब को लगाने के बाद स्लाइड पे, जैसे कि ये स्लाइड आपका था अगर यहाँ पे ये पोर्शन, तो इसी पे सब काम हो रहा है ना। इस पर हम इस मेयर को बना रहे हैं, इस पर रख रहे हैं ब्लू, मेथिलीन ब्लू इस पर लगा रहे हैं, और इथेनॉल लगा रहे हैं, HCl लगा रहे हैं, उसको फिर एयर ड्राइड करेंगे, हम सुखाएंगे कि कलर चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है ना। ओके
और फिर लास्ट में देखेंगे फाइनली वी ऑब्जर्विंग इट बाय माइक्रोस्कोप एंड सीन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज इन रेड एंड नन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इज ब्लू। और जब हम इसको फिर अब माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया रहेंगी उस पर रेड कलर आएगा और जो नहीं रहेंगी वो अलग बैक्टीरिया रहेंगी तो उन पर ब्लू कलर आ जाएगा। ओके, तो ये मैटर है पूरा। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसे तो फिर गड़बड़ भी हो सकता है बहुत सी चीज़ें। नहीं भाई, ये जो साइंटिस्ट करते हैं ना वो 100 बार 200 बार 300 बार करके एकदम कंफर्म बताते हैं। किसी से गलती भी हो जाती है तो आपको ये भी देखे होंगे जैसे जैसे जॉनसन जी जो है माइक्रोस्कोप बना रहे थे, हमने बताया अभी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो है प्रॉपरली और ज़्यादा डेवलप्ड बनाया था उसको। ओके, तो वैसे इसमें भी चीज़ें ये कंफर्म रहती हैं सब चीज़ें। ओके, और रिजल्ट आप लास्ट में लिख देंगे, प्रिंसिपल प्रोसीजर वर्किंग के बाद ये सब रिजल्ट लिख देंगे। व्हेन वी परफॉर्म दिस स्टेनिंग टेस्ट देन इफ रेड कलर आर सीन इज द पॉजिटिव रिजल्ट, इफ ब्लू कलर इज सीन इज नेगेटिव रिजल्ट। बस ये पूरा मैटर हो गया। अब यहीं पे अब आप लोग थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहीं पे ग्राम स्टेनिंग का भी था कि और करके लिखा था कि कभी कभी निल्सन स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये दोनों नाम एक ही है, याद रखिएगा। एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों है? क्योंकि माइकोलिक एसिड पाया जा रहा है। और निल्सन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इन्होंने इसके बारे में खोजा था। कभी कभी ग्राम स्टेनिंग के बारे में पूछ देता है। ग्राम स्टेनिंग यानी कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो समझ लेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है चीज़ें। थोड़ी चीज़ें होती क्या है कि हम लोग एक ही बार में पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ओके, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ग्राम स्टेनिंग में देखिए, दिस टेक्निक्स विच इज़ यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरियल स्पीसीज इन 2 लार्ज ग्रुप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये जो टेक्निक है ना, ये अलग अलग बांटती है बैक्टीरियल स्पीसीज को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये किस कैटेगरी किस वजह से 2 पार्ट में बढ़ती हैं? सेल वॉल की वजह से, जो इनके ऊपर का लेयर होता है इसी वजह से ये 2 पार्ट में बढ़ पाती हैं, या 2 तरीके की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, फिर समझ जाएंगे आप प्रॉपर क्या मैटर है। In gram staining, crystal violet stain used with the iodine and fustisin safranin used for marks to all bacteria। अच्छा, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, इसमें हम जांचने के लिए कि कौन सी बैक्टीरिया है कौन सी नहीं है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो फुस्टिसिन का भी यूज़ करते हैं, सैफ्रेनिन का भी यूज़ कर सकते हैं, और आयोडीन भी साथ में यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। मार्क का मतलब ये होता है पहचान, नोटिस करना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक डार्क ब्लू और वायलेट स्टेन एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म अपीयर्स रेड और पिंक। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर रहेगी तो डार्क ब्लू और वायलेट स्टेन कलर दिखेगी, ग्राम नेगेटिव रहेगा तो हमें रेड या पिंक कलर का देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए प्रिंसिपल में क्या आता है मैटर भैया। व्हेन कलर्ड द बैक्टीरिया विद बेसिक डाई लाइक क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन, ठीक है, रिजल्ट बैक्टीरिया अपीयर्स डार्क वायलेट एंड ब्लू इन कलर। वही मैटर है, पॉजिटिव है तो डार्क वायलेट या फिर ब्लू कलर दिखेगा, और ग्राम नेगेटिव है तो रेड या पिंक दिखेगा हमको। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ये है, ऐसे ये सब आता है फुस्टिसिन पिंक में। तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया प्रोसीजर हम समझते हैं मेनली। स्लाइड लेंगे, उस पर अपना स्मीयर वगैरह रखेंगे, बैक्टीरिया रहेगी स्लाइड पे, है ना, वही क्रिस्टल वायलेट और ब्लू प्लस आयोडीन, ये देखिए ब्लू प्लस आयोडीन, ये सब हम उस पर मिक्स करेंगे। ऑल बैक्टीरिया डार्क वायलेट और ब्लू। ठीक है, अगर सब बैक्टीरिया जो है, जो भी मतलब रहेगा पोर्सन उसमें, वो डार्क वायलेट और ब्लू हो जाएंगे। फिर उसे वॉश करेंगे अल्कोहल से, हम अल्कोहल से क्या करेंगे, धुलेंगे। ठीक है भाई, एथेनॉल जो था। फिर लिखा है अगले स्टेप में बैक्टीरिया रजिस्ट कलर इज ग्राम पॉजिटिव। अगर बैक्टीरिया जो है कलर को रजिस्ट कर रहती है, प्रतिरोध यानी कि वो बनाए रखती है, तो वो ग्राम पॉजिटिव है। विच बिकम डीकलराइट इज ग्राम नेगेटिव। अगर कुछ पोर्सन जो है या फिर पूरी पोर्सन जो है हमें देखने को मिलता है कि कलरलेस हो जा रहा है अल्कोहल से धुलने के बाद, तो वो ग्राम नेगेटिव हो जा रही है। और देखिए फिर सफरेनिन यूज़ करेंगे हम, सफरेनिन यूज़ करेंगे तो फिर हमें अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सीन पिंक और रेड बाई माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से जब सीन करेंगे तो पिंक या रेड देखने को मिल सकता है। तो समझ गए, स्लाइड लेंगे, बैक्टीरिया लेंगे, उस पर क्रिस्टल वायलेट, ब्लू, आयोडीन कलर ये सब मिलाएंगे, फिर उसे वायलेट और ब्लू कलर का पूरा स्मीयर बन जाएगा, जो भी हम पोर्शन बनाए रहेंगे ऐसे, है ना, तो पूरा ब्लू और वायलेट कलर हो जाएगा, क्योंकि वही पहले मिला रहे हैं। उसके बाद उसे वॉश करेंगे अल्कोहल से वॉश करने के बाद हमें ऐसे देखने को अगर मिलता है रिजल्ट कि चीज़ें रेड कलर सीन हो रही हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव है, या फिर कलर जो है रजिस्ट होकर रह जाएगा, और अगर वो कलरलेस हो गया धुलने के बाद अल्कोहल से, तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। और ग्राम नेगेटिव के लिए और भी एक स्टेप है कि हम उसमें फिर सफरेनिन भी यूज़ करेंगे, तो फिर हमें डार्क पिंक और रेड कलर देखने को मिलेगा। यानी ग्राम पॉजिटिव में ब्लू कलर और ग्राम नेगेटिव में रेड और पिंक कलर। ओके, यहीं पर डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये पूछ सकता है कभी 2 नंबर में, लेकिन पूछता नहीं है रेयरली, बहुत
30 मार्क का मतलब अलग टाइप के एग्जामिनर हो गए तो भाई पूछ ही देंगे, क्यों ना। उनका माइंड सेट अलग होगा कि नहीं कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं, लड़कों को मज़ा नहीं आता होगा एक ही क्वेश्चन बार बार देखने से समझे। चलिए देख लीजिए क्या डिफरेंस है करेक्टर में, क्या मतलब किस चीज़ की तुलना करेंगे हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। तो स्टेनिंग एबिलिटी एब्जॉर्ब ग्राम स्टेन एंड अपीयर ब्लू कलर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव जो है ये ब्लू कलर देखते हैं उस एब्जॉर्ब करने के बाद कलर को, और ये जो है सेम कलर को ग्राम नेगेटिव एब्जॉर्ब भी नहीं करते, ठीक है भाई। फिर थिकनेस ऑफ सेल सेल वाल की थिकनेस कैसी है, मोटाई कैसी है, तो 100 से 200 एंगस्ट्रॉन है भाई, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में कम होता है 72 से 120 एंगस्ट्रॉन। तो ये मेन डिफरेंस है। देखिए आप याद रखिए, एक चीज़ कोई पूछ दे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर होता है, तो ये तो कम से कम याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव का सेल वाल मोटा होता है और ग्राम नेगेटिव का सेल वाल पतला होता है। लिक्विड क्वांटिटी इसमें लेस पाई जाती है, कम पाई जाती है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में मोर पाई जाती है, और भी ढेर सारे होते हैं, तो बहुत लोड नहीं लेना है हम लोगों को। ओके चलिए, ई कोलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वाली जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके भैया, तो ये पूरा आपने टॉपिक ख़त्म किया। टॉपिक का मतलब ये क्वेश्चन ही आपने ख़त्म कर दिया जो था स्टेनिंग वाला। ओके, तो नीलसन जी के बारे में आपने पढ़ लिया। नीलसन जी यानी एसिड फास्ट स्टेनिंग जिन्होंने टेक्निक बताया था, और इसी में आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ लिया। और सेम अगर सिंपल वाला कभी पूछ देता है तो आप वही सब चीज़ें प्रोसीजर लिखिए, बस उसमें मेथिलीन ब्लू वगैरह यूज़ होता है और सिंपली कलर आ जाता है, तो हम समझ जाते हैं रेड कलर और ब्लू कलर। ओके, अब इसी में भैया अगला देखना पड़ेगा कि अगला क्वेश्चन क्या आता है। अब आता है हमारा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करने का टेक्निक है भैया। एक ऐसी टेक्निक है और जिसमें हम माइक्रोब्स को किल करते हैं, फुल्ली किल। ओके, तो इसमें देखिए मेनली मतलब 2 ही क्वेश्चन है पढ़ना, क्योंकि और करके ये चीज़ें पूछ सकती हैं। तो डिफरेंशिएट मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। हमें अंतर बताना है कि मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में क्या अंतर होता है स्टेरिलाइजेशन में। ये फिजिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर आता है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं गैसियस स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, 4 टाइप के मेनली होते हैं, और सिलेबस में भी इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है ना। ओके, उसी में तो फिर क्लासीफाई स्टेरिलाइजेशन मेथड, आपके सिलेबस में ये मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट था मेनली एक्सप्लेन करने को, तो इसलिए उसका डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है 7 नंबर में। ओके, क्लासीफाई स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड एक्सप्लेन स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग एंड हॉट एयर ओवन रेडिएशन। अच्छा, हमें क्लासिफिकेशन बताना है, वही क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के हैं, ठीक है भाई। और उसमें आपको बताना है ऑटोक्लेविंग के द्वारा, या फिर हॉट एयर ओवन के द्वारा, या फिर रेडिएशन के द्वारा कैसे स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। ये 10 नंबर में पूछने वाले क्वेश्चन है और पूछ भी सकते हैं। ओके, 99% कन्फर्म है। फिर लिखा है 4th वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इसमें स्टेरिलिटी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, कि आखिर कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है, जो भी दवाई है, चाहे कुछ भी बना रहे हैं नया, तो वो स्टेराइल है या नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो मुश्किल से और 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ ख़त्म ही किया जाए इसको पढ़ के, दूसरी यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगा, और आप भी एक बार से सही नज़र से ये पूरा वीडियो लेक्चर देख ही रहे होंगे। यहाँ तक आया तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और लगे रहिए ऐसे ही, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी, ठीक है जी। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ये मेनली तो फिजिकल स्टेरिलाइजेशन का ही है। अगर आप चाहें तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्लासिफाई स्टेरिलाइजेशन मेथड एंड एक्सप्लेन स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग एंड हॉट एयर ओवन, तो हम प्रॉपर अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ऑटोक्लेविंग जो है ये मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जांपल है, और जो हॉट एयर ओवन है ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन का एग्जांपल है या फिर टेक्निक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन, उसके बाद ये डिफरेंस बता पाएंगे हम, और यहाँ पे मैं कुछ फोटोज़ वगैरह ऐड कर दूंगा इक्विपमेंट के, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। ओके ब्रदर, चलिए तो देखते हैं डिफरेंस। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। ओके चलिए, यहाँ पे है आपका स्टेरिलाइजेशन, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ से चीज़ें हैं स्टेरिलाइजेशन टॉपिक, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन भी कभी दोनों में पूछ देता है, तो आप इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव किलिंग और फुल्ली किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रभावी रूप से किल कर देते हैं, या फिर पूरी तरीके से किल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है, किनको किनको किल करते हैं, जैसे फंगी को, वायरस को, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, है ना। फ्रॉम एनी सरफेस फूड इक्विपमेंट, मेडिकेशन और बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया, ठीक है। हम कुछ फूड वगैरह में कुछ चीज़ें सरफेस पे जैसे कोई भी चीज़ पाया जाता है ना, या फिर इक्विपमेंट पे कोई बैक्टीरिया पाई जाती है,
या फिर मेडिकेशन में या फिर बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया में कुछ भी पाया जा रहा है तो उसको हम किल कर देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेरिलाइजेशन का महत्व क्या है भाई, तो देखते हैं। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन स्टेराइल प्रोडक्ट, जो भी हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ें एकदम शुद्ध है, तो उसको शुद्ध का मतलब कि कोई मिलावट नहीं किया गया। एक पॉइंट ये भी हो जाता है, एक पॉइंट ये भी हो जाता है कि इसमें कुछ कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी यानी कि सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो रखा है हमारा प्रोडक्ट उसमें कंटामिनेशन यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की वजह से खराब ना हो, तो उसको भी रोकने का काम करता है स्टेरिलाइजेशन। टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है, हमारे जो फूड वगैरह है इसको ख़राब होने से रोकता है। स्टेरिलाइजेशन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स इन प्योर कल्चर अदर माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट MENT रहेगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। ओके, परफॉर्म्ड फ्रॉम रिसर्च एंड स्टडी, ठीक है। हम स्टेरिलाइजेशन की वजह से ये भी कर सकते हैं कि जो भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की वजह से हमारी चीज़ें खराब होती हैं वो हम रोक सकते हैं खराब होने से, ठीक है भाई। उसके बाद यहीं पे लिखा है टू प्रिवेंट अनवांटेड माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, एंजाइम, विटामिन, सिरप एक्सेट्रा। ओके, जो भी हम प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं जैसे कि कुछ भी एंटीबायोटिक वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो उसको भी ये बचाता है, ख़राब नहीं होने देता है। ओके, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह लिखा है यहाँ पे, जैसे कि सिरप कॉम्प्लेक्स विद लाइसिन, ये सब चीज़ें मल्टीविटामिन्स वगैरह है ना। ओके, देखिए विटामिन समझ गया। अब यहाँ पे मेनली आ रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ, जो स्टेरिलाइजेशन का मेन टॉपिक था यहाँ पे। तो देखिए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में या फिर मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन या फिर इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन आप लिख सकते हैं। ओके, तो हेडलाइन आप अपने अनुसार से जैसा क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आप हेडलाइन बना सकते हैं। फॉर स्टेरिलाइजेशन फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड, स्टेरिलाइजेशन के लिए कुछ निम्नलिखित जो ये मेथड हैं, ये तरीके हैं, यूज होते हैं। जैसे कि फिजिकल मेथड में आते हैं ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट का एग्जांपल क्या है, क्या, हॉट एयर ओवन, और मॉइस्ट हीट का ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव कुकर सामान दिखता है और ये जो है छोटी अलमारी की तरह ड्राई हीट आपने देखा होगा अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में, हो सकता है, और कुछ फोटोज़ मैं यहाँ पे ऐड करते जाऊँगा तो आप समझ जाएंगे। केमिकल मेथड में क्या है, इथेनलिन है और अदर्स कुछ चीज़ें आ जाती हैं। रेडिएशन मेथड में यूवी लाइट्स आ जाते हैं। जैसे मैकेनिकल मेथड में फिल्ट्रेशन, मैकेनिकल मतलब है जो हम फोर्सफुली प्रेशर लगा के कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लगा के, वो वाली टेक्निक की बात हो रही है। ओके भैया, तो चलिए यहाँ पे चीज़ें कुछ समझ लेंगे हम अब। तो हमें मेनली उसमें पढ़ना था ऑटोक्लेव के द्वारा स्टेरिलाइजेशन, और ऑटोक्लेव किसके अंदर आ रहा है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड के अंदर, और रेडिएशन के बारे में पढ़ना था। तो फिजिकल में ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, और यहाँ पे रेडिएशन में यूवी लाइट के बारे में या फिर रेडिएशन मेथड के बारे में। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, चलिए तो यहीं पे देखिए आगे भैया ऑटोक्लेव वगैरह। तो हॉट एयर ओवन यहाँ पे है, और जैसे कि आपने पेपर में भी देखा है, जस्ट जो पेपर सेट किया गया है उसमें ऑटोक्लेव लिखा है और हॉट एयर ओवन लिखा है, रेडिएशन भी लिखा है। तो हम ऑटोक्लेव पहले देख लेंगे, ऑटोक्लेविंग स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, उसके बाद हॉट एयर ओवन देख लेंगे। देखिए मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन क्या मैटर है भाई, इट इन्वॉल्व टू फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड इन विच वी स्टेरिलाइज द सबस्टांस और प्रोडक्ट बाय मॉइस्ट हीट बाय स्टीम। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यूटिलाइज स्टीम एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 120 to 134 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें जो ये इन्वॉल्व है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, ये फिजिकल स्टेरिलाइजेशन कहलाता है, जिसमें जो है हम प्रोडक्ट को, सबस्टांस को मॉइस्ट हीट यानी कि नमी वाले गर्मी के साथ जो है किल करते हैं, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 121 से लेकर 134 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके भैया, मॉइस्ट का ये मतलब होता है नमीदार, है ना, भाप, स्टीम। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म। अच्छा, जो टेम्परेचर के बेसिस पे हम जो ये मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, इसको 3 पोर्शन में, 3 अवस्थाओं में, 3 स्टेट में बांट सकते हैं। जैसे कि लिखा है टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, और टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 से कम जब रहेगा 100 रहेगा, और फिर 100 से ऊपर रहेगा। ये चीज़ें हैं ऑटोक्लेव। अब देखिए मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन में ऑटोक्लेव की बात आ गई नहीं भैया। ओके, चलिए ऑटोक्लेविंग की देख लेते हैं सिस्टम। यही इक्विपमेंट है जो कुकर की तरह दिखता है, जस्ट लाइक अ कुकर। ओके, चलिए, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सिर्फ 7 नंबर में हो सकता है, यही से पूछ दे, या फिर 2 को ऐड करके, या फिर डिफरेंस भी पूछ सकता है 10 नंबर में, और एक को ही एक्सप्लेन करने को भी 10 नंबर में पूछ सकता है। तो आप प्रॉपर अपना लिख के आइएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए आपको। क्योंकि ये पूरा वीडियो लेक्चर ही क्या है, द कन्फ्यूजन क्लियरिंग वीडियो लेक्चर। ओके ब्रदर, चलिए देखिए ऑटोक्लेव लिख सकते हैं आप। ऑटोक्लेव इज अ इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, मेनली इन द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन।
ओके, ये चीज़ें हैं, ऑटोक्लेव का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। प्रिंसिपल पे आते हैं, इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड, सी रहेगा यहाँ पे ना, produced under the pressure in autoclave because when water is heated then steam is produced, then pressure also increased। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे कुकर में क्या होता है, सीटी देखते निकलते हैं ना, सीटी के रास्ते क्या निकलता है, भाप निकलता है। इसमें भी क्या होता है, पानी थोड़ा सा नीचे रखा जाता है सरफेस में और हीट दिया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे स्टीम भाप बनता है। और ऑटोक्लेव में जब प्रेशर तेज़ी से बनता है तो यहाँ पे प्रेशर की वजह से जो है चीज़ें, हीट और प्रेशर दोनों बढ़ता है, उसकी वजह से चीज़ें वहाँ पे गर्म हो जाती है और आसानी से बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहते हैं वो किल हो जाते हैं। ओके, तो यही मैटर है यहाँ पे, तो लेके लिखा है इन हाई प्रेशर क्लाइमेट द हीट इजीली पेनिट्रेट द सेल एंड बैक्टीरिया आर किल, दिस स्टेरिलाइजेशन मेथड इज वाइडली यूज्ड। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसका ये एक बेनिफिट है, हीट तो रहता ही है लेकिन जब ये पूरा पैक्ड रहेगा तो इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनेगा, तो प्रेशर से कोई भी चीज़ जानते हैं कि तेज़ी से पेनिट्रेट कर पाएगा। जैसे कि आपने पनडुब्बी सुना होगा, जल्दी हो सकता है, न्यूज़ में बहुत फेमस था, 1 साल पहले की बात है शायद। कुछ अमीर लोग थे जो टाइटैनिक देखने गए थे कि कहाँ पे डूबा है नीचे, तो वो पनडुब्बी में जाते हैं, ऐसे गोल सा रहता है पूरा पनडुब्बी एकदम, है ना, तो अंदर उसी में बैठ के जाते हैं, जैसे ऐसे है, इसमें वो बैठे हैं अंदर, ठीक है भाई, ऐसे बैठे हैं और ये नीचे जाता जा रहा है, सरफेस में जाता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है ना, ये ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है, क्यों, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। जितने अंदर जाएंगे आप, पानी उसके ऊपर बढ़ते जा रहा है, तो इस पर प्रेशर आ रहा है ना, तो ये फट गया। तो वैसे ही सेम, जब प्रेशर ज़्यादा होगा, जो ये ऑटोक्लेव मशीन है या इक्विपमेंट है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा उसके अंदर तेज़ी से हीट वगैरह, स्टीम, ये सब पेनिट्रेट करके घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो वो मर जाएंगे, है ना। जैसे कि वो पनडुब्बी था, उसमें जब पानी घुस गया प्रेशर से तेज़ी से, चलो भाई मर गए, ख़त्म हो गया उसी में, क्या मैटर, ये चीज़ें। ओके, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, बनावट क्या कैसी है। तो ऐसे पहले तो आप गोल से बना देंगे डब्बे में, और ऊपर ये ढक्कन है, यहाँ पे मैनोमीटर है, मैनोमीटर में मतलब क्या होता है, प्रेशर नापने के लिए, कितना प्रेशर हमें इतना ये पता तो रहना भी चाहिए। और यहीं पे ये जो इंडिकेटर यानी कि सीटी रहती है, इंडिकेटर, यहीं पे टेम्परेचर नापने के लिए भी रहता है, ये थर्मोमीटर, ठीक है भाई। और स्ट्रक्चर प्रिंसिपल इनवेलप, ये सब इनवेलप मतलब कवर के तौर पे है। और यहाँ पे देखिए ये पोर्शन रहता है, इसमें रखने के लिए होता है, और ये हीट जनरेशन के लिए यहाँ पे होता है। यहीं से आप प्लग भी दिखा देंगे, वायर, है ना, प्लग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कंस्ट्रक्शन को भाई, इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ मेटल और स्टेनलेस स्टील इन अ सपोर्टिव फ्लेम और बाउंड्री। ये जो है स्टेनलेस स्टील यानी स्टील का ही बना होता है, मेटल का बना होता है, वर्टिकल शेप में होता है, ऐसे ना खड़ा होता है ना, चपटा नहीं होता है। ओके, और मैनी पिन और लीड्स आर फिटेड विद द एक्ट एज अ स्क्रू। यहाँ पे देखिए ये जो ये स्क्रू है या फिर पिन इसको बोल सकते हैं, जो कसने के लिए, ढक्कन को कसने के लिए टाइटली यूज़ होते हैं। ओके, ऐसे प्रॉपर कस दिए जाएंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे पिन ऐसे कस दिया जाएगा घुमा के। ओके, ढक्कन के तौर पे ऐसे ढक्कन है जो यहाँ पे, जब पिन को ऐसे घुमा के हम कस देंगे ताकि प्रेशर अच्छे से उसमें बढ़ सके। फिर लिखा है यहीं पे अगली लाइन में, इट हैज़ मैनी अदर स्ट्रक्चरल पार्ट लाइक प्रेशर गाज या मैनोमीटर जो कि प्रेशर मेजर करता है ना, सेफ्टी वाल विच रिलीज द प्रेशर, वही सेफ्टी वाल यानी कि वो कुकर, हम कुकर में सीटी जो मेनली बोल देते हैं, है ना। व्हेन बिकॉज हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन ऑटोक्लेव, जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये सेफ्टी वाल रिलीज़ कर देता है उसको। एंड आल्सो यूज थर्मोमीटर मेजरिंग द टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इसमें रहता है, टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए और मेजर करने के लिए। प्रोसीजर क्या है भाई, फर्स्टली पुट और लोड द एंड पैकिंग द मटेरियल। अच्छा, इसमें फर्स्टली जो हम रखेंगे अपना जो भी मटेरियल है ऑटोक्लेव में, और लीड्स ऑटोक्लेव बाय द लीड्स, ठीक है, लीड को पैक कर देंगे, उसको पैकिंग यहाँ लिखा ना, पैकिंग कर देंगे लीड की सहायता से। देन रेजिंग टेम्परेचर ऑटोक्लेव आफ्टर द इंक्रीज टेम्परेचर देन प्रेशर आर आल्सो इंक्रीज, ठीक है। जब हम उसके टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके नीचे जो है क्या है, पैन में यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी रहता है, तो वो पानी भाप बन के उड़ेगा, तो प्रेशर भी अपने आप बढ़ जाएगा टेम्परेचर की वजह से। होल्डिंग द लोडेड सबस्टांस, TAMCES नहीं होता, एट द रेस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द डिफिनिट टाइम इंटरवल, और कुछ समय के लिए हम जो इंटरवल डिफिनिट टाइम इंटरवल मतलब प्रॉपर एक काल रहेगा कि जैसे 10-5 से स्टार्ट होकर 10-20 तक हम ऐसे चालू रहने देंगे, तो चालू रहने देंगे। फाइनली वी कूल्ड एंड अनलोड द मटेरियल, और जब इसे हम अंततः ठंडा करेंगे और मटेरियल को अनलोड करेंगे यानी कि निकाल लेंगे ऑटोक्लेव से। वी कैन अंडरस्टैंड द मटेरियल होल्डिंग टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय द चार्ट, और हम इसको प्रॉपर समझ सकते हैं इस चार्ट के द्वारा, कितने समय तक टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, प्रेशर कैसा रहना चाहिए, और कैसे हम टाइमिंग कितना मैनेज करेंगे।
ओके, टेम्परेचर जो है 115 से 116, तो प्रेशर जो है 10 रहेगा लीटर पर इंच स्क्वायर, और टाइमिंग जो है 30 मिनट तक। यानी कि जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना हमें टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट देखिए 134 से 138 रहेगा, तो हमें टाइमिंग 3 मिनट, बस इतना टेम्परेचर जो पहुँचा उसके बाद 3 मिनट आप देख के उसको बंद कर दीजिए, बात खत्म। मेरिट क्या है, अंडर प्रेशर द पेनिट्रेशन पावर ऑफ स्टीम इज इंक्रीज देन डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। अच्छा, प्रेशर की वजह से जो है अच्छा इसमें पेनिट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है इस तकनीकी में, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। फिर लिखा है इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ये बहुत प्रभावी होता है। ओके, इट इज़ नॉट मच मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। ठीक है भाई, ये सब फ़ायदे हैं इसके, मेरिट्स को ही एडवांटेज बोलते हैं आप लोग, है ना। आप लोग क्या, हम लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। ओके, फिर लिखा है द मटेरियल स्टेरिलाइज्ड विद मॉइस्ट हीट कंटेन नो टॉक्सिक कंटामिनेशन। अच्छा, इसके द्वारा जब स्टेरिलाइजेशन होता है तो कोई हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होता है। ओके, डिमेरिट्स क्या है, ऑटोक्लेव इज़ नॉट सुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल, पाउडर, ऑयल, फैट्स एक्सेट्रा। अच्छा, ऑटोक्लेव जो है जो गीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पाउडर है जो मतलब वाटर के संपर्क में आने से ख़राब होने की चांसेस रहते हैं, उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता। सही बात है भाई, अब इसमें भाप बनेगा तो भाप में क्या होता है, पानी ही होता है, ठंडा होकर पानी बन जाता है। फिर नॉट सूटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सबस्टांस बिकॉज विच कैन नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। थर्मोलेबाइल यानी जो टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाए, ये था मॉइस्ट की वजह से, पानी की वजह से ख़राब होने वाली, और थर्मोलेबाइल जो टेम्परेचर की वजह से ख़राब हो जाए, तो ऐसी चीज़ें भी इसमें नहीं कर सकते। एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन नंबर 1, नंबर 2, मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन एजेंट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर बायोसाइडल एजेंट। अच्छा, बायोसाइडल क्या होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर दे प्रॉपरली, एकदम साइडल मतलब किल कर देना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ यूज एज अ स्टेरिलाइजेशन इन हीट स्टेबल लिक्विड सलाइन सोल्यूशन, ग्लासवेयर, एक्वस इन्फेक्शन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अच्छा, ये जो है हीट स्टेबल चीज़ों को, जैसे लिक्विड है, सलाइन सोल्यूशन है, ग्लासवेयर, ग्लास आप जानते ही हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए ये प्रॉपर एकदम बढ़िया रहता है। एक्वस इंजेक्शन है, जैसे जो भी इंजेक्शंस आते हैं, इनको सबको स्टेरिलाइज करने के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो ये था पूरा आपका ऑटोक्लेविंग। अब आता है आपका क्वेश्चन में पूछा था हॉट एयर ओवन, ये कभी कभी अलग से सेपरेट पूछ देता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना पड़ रहा है। हॉट एयर ओवन ये भी किसका पार्ट है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन का ही पार्ट है। ओके, लेकिन ये अब हॉट एयर ओवन है, ये ड्राई हीट में आ जाता है, और वो था मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन था, ये था ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसी का डिफरेंस भी आपको बताना रहता है। देखिए हॉट एयर ओवन का क्या सीन है भाई, सीन है लिखा है दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूजिंग मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन बाई हॉट एयर ओवन। देखिए बहुत ज़्यादा यूज करने वाले टेक्निक्स हैं, इसीलिए ये सिलेबस में भी ऐड है। प्रिंसिपल क्या है, इन हॉट एयर ओवन मेंटेन द हाई टेम्परेचर सो द प्रोटीन एंड बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड देन द बैक्टीरिया किल्स आर डिस्ट्रॉय। अच्छा, अभी आप थर्ड सेमेस्टर में 4th 5th में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना रहेगा, और केमिस्ट्री मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, उसमें आपको कैसे बैक्टीरिया वगैरह किल होती है ना, ये सब पता चलेगा। तो बैक्टीरिया जैसे देखिए कई तरीकों से किल होती है, तो जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये एक बात बता दूँ मैं, पूरे अब गले की बैंड बज चुकी है कंटिन्यू 1.5 घंटे बोलते बोलते, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप चीज़ें अगर थोड़ा सा रूखापन या आवाज़ में कुछ गड़बड़ी समझ आए तो, है ना। ओके, और रात के इस समय बज रहे हैं 1:25, क्या करूँ लोकेशन ही ऐसा, रात में वीडियो बनाऊँ तो बनाऊँ, नहीं तो दिन में नहीं बना सकता, बहुत शोरगुल है भैया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, ये से जैसे इसमें ये सब चीज़ें हैं, आर्गेनल से छोड़िए इसको, तो या तो ये सेल वाल इसका ब्रस्ट कर जाता है तो ये मर जाती है, या तो इसके प्रोटीन जो है अंदर जो प्रोटीन से मिलके बने हैं इसके, ये प्रोटीन का शेप साइज बदल जाता है जो सूटेबल नहीं होता है इसके लिए, तो भी ये डेथ कर जाएगी, है ना। इसके आर्गेनल्स जैसे इसमें जो भी न्यूक्लियस है, ये सब चीज़ें हैं, ये डेथ कर जाएँ तो भी ये डेथ कर जाएगी। जब शरीर के अंदर की चीज़ें काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, डेथ ही कर जाएगी ना। तो ये इसका प्रिंसिपल होता है। तो जैसे हॉट एयर ओवन में क्या प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया आर डीनेचर्ड देन बैक्टीरिया किस डिस्ट्रॉय। जो प्रोटीन के अंदर जो जाने वाली चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे पोषण मिलेगा, वो जिंदा रह सकता है, वही खराब हो जाएगी, उसी में चेंजेस आ जाएगा, तो फिर जिंदा नहीं रहेगा। क्यों? ओके, और वहाँ पे जब क्या था, वहाँ पे भी सेम ऐसे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन यानी ऑटोक्लेविंग में भी यही चीज़ें थी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बनावट, कैसा बनावट होता है ऑटोक्लेव का, हमने देखा था कुकर के जैसे था, और यहाँ पे हॉट एयर ओवन का आप देखना है। इट इज़ अवेलेबल अप टू 25 लीटर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, ये जो है 25 लीटर से ज़्यादा कैपेसिटी वाले भी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर्ड वाल चैम्बर्ड विच मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। एक अलमारी की जैसे होता है जनरली, ये आप जानते रहिए। तो ये जो बाहर का इसका पोर्शन होता है, यहाँ पे मैं फोटोज़ वगैरह ऐड करने की जरूर कोशिश करूँगा, ऐड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा, है ना। बड़ा टाइम लगता है ये एडिटिंग में, अगर फोटोज़ वगैरह ऐड करना रहता है, लेकिन कोई ना,
जैसे इतना टाइमिंग वैसे 10-20 मिनट और सही, क्यों, जरूर किया जाएगा। ओके चलिए आप लोग बस पढ़ते रहिए, अपना प्यारा प्यारा सपोर्ट कमेंट्स थोड़ा सा कर दिया करिए, बस उससे जैसे लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो गया बस। ओके चलिए, जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं इतना आगे चैनल चाहे जीरो से उठ के जो भी आया है 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम वगैरह जो भी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हैं आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके तो शेयर वगैरह थोड़ा कर दिया करिए। तो यहाँ पे चीज़ें देखिए जी, तो ये डबल लेयर चेम्बर का बना होता है, डबल लेयर ऐसे बना होता है, जैसे कि आपने अलमारी देखा ना सीधे सीधे, वैसे ही होता है सेम। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, ये डबल लेयर, देखिए एक लेयर 2 लेयर है ना, 2 लेयर से मिलकर बना होता है, वही यहाँ पे लिखा है भैया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। एल्यूमिनियम या फिर स्टील का बना होता है। इन द हॉट एयर ओवन कंसिस्ट परफोरेटेड स्लीव्स विच अलाउ प्रॉपर एयर फ्लो। अच्छा, इसमें जो ये स्लीप्स होते हैं, स्लीप्स का मतलब रैक आप बोल सकते हैं, पटनी टाइप का बोल सकते हैं, है ना, जो परफोरेटेड होता है, छिद्रयुक्त होता है। जिस क्यों होता है, क्योंकि छिद्रयुक्त रहता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि प्रॉपर जो है हवाएं जो है एकदम, हॉट एयर ओवन है ना, हॉट एयर ओवन, एयर का मतलब हवा, तो गर्म हवा है ना, गर्म हवा की वजह से इसमें इंस्टॉलेशन होता है। तो पूरा जब ये छिद्रयुक्त होता है तो पूरे चेंबर में जो है एयर फैल पाता है अच्छे से। द फैन आर आल्सो अटैच्ड इन द चेंबर, इसमें एक फ़ैन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ये फ़ैन, ठीक है ना, ये फ़ैन देखिए लिखा है यहाँ पे चीज़ें, फ़ैन, डबल लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल मतलब ये SH होगा भाई, SH, ठीक है ना, ट्रेज लिखा है यहाँ पे, या फिर इसी को हम लोग स्लिप्स बोल दे रहे थे, है ना, ये चीज़ें। फिर यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या मैटर लिखा है कंस्ट्रक्शन में। द फ्लोरल एयर, ठीक है, द फ्लो का, अच्छा चैम्बर में फैन अटैच होता है फ्लो कराने के लिए एयर को। फिर लिखा है हालो फ्लेंजर डोर कैरी एस्बेस्टस गैस किट दैट प्रोवाइड टाइट सील। अच्छा समझ गए क्या मतलब हो रहा है बात। यहाँ पे हालो यानी कि खाली, छिछला एक डोर होता है, फैलेंजर, जो फैलेंजर का मतलब होता है ना लटका हुआ, फैलेंजेस लटका हुआ, ठीक है, दरवाज़ा लटका ही होता है ना, ऐसे चूं चूं खुलता है जो करके, ठीक है, तो ये डोर है भैया आपका लटका हुआ, जो यहाँ पे देखिए अटैच है, कलर थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, तो वही है। और इसमें एस्बेस्टस गैस किट होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर सील हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना वाल, कुकर में आपने देखते हैं ना ऐसे नरम सा वाल लगा होता है, वैसे ही यहाँ पे, ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए, सील हो जाए, तब अच्छे से हीट उसमें जनरेट हो पाता है, अच्छे से हो पाता है पेनिट्रेशन वगैरह, और बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, बैक्टीरिया वायरस फंगी जो भी है। ओके, और हीट अकरिंग बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स, और यहाँ पे भी जैसे ऑटोक्लेव में भी हीट इलेक्ट्रिक एलिमेंट से ही होता था, और यहाँ पे भी वही ऐसे प्रोसीजर। नन हीट लेवाइल सबस्टांस पुट इनसाइड इन इट। अच्छा, इसमें भी देखिए हम जो हीट लेवल यानी कि गर्मी से ख़राब ना होने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को इसमें रखेंगे, ठीक है। क्लोज द डोर प्रॉपर्ली, हम डोर को अच्छे से बंद कर देंगे। देन द अप्रॉक्स इन 2 आवर्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड एट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब देखिए यहीं पे देखिए अंतर क्या क्या है, समझिएगा, अभी अगला क्वेश्चन वही होने वाला है। ये 2 घंटे लेते हैं लगभग, एकदम प्रॉपरली एकदम कन्फर्म है, और वो भी है ना, लेकिन टेम्परेचर का सीन अलग है। टेम्परेचर जो है उसमें 134 से 38 था, इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे, और वो 140 पे ही 3 मिनट बस रखना है उसको ऑटोक्लेव वाले को। तो ये अंतर है ढेर सारी इसमें, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में। द हॉट एयर ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल स्लोली, द ओवन ड्रग डोर ओपन शुड बी आफ्टर 2 आवर when we off the sterilization process because case glassware in cracked when we sudden cooled it। अच्छा, अगर हम अचानक से कोल्ड इट, अचानक से जो स्टेलाइजेशन के बाद हम उसको ठंडा करने लगेंगे तो हमारे जो ग्लासवेयर हैं, जो भी जैसे कि फ्लास्क होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, ये सब जो है टूट जाएंगे। गर्म के बाद तुरंत अगर ठंडा हुआ तो चटक जाएगा ना, वही बोल रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये 1-2 बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान होता है भाई। हम लोग बचपन में साड़ी का किनारा 50 बार 100 बार टेस्ट करते थे, बनाते थे, अभी क्या दिक्कत है, अभी भी हम लोग कर सकते हैं इसको। ओके, तो चलिए ये सब चीज़ें हैं। इसका भी देखिए टेम्परेचर टाइमिंग लिखा है, 170 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट, 160 डिग्री सेल्सियस पे 120 मिनट, 150 डिग्री सेल्सियस पे 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे, है ना। ये सब चीज़ें 140 पे 180 मिनट यानी 3 घंटे, ये सब इसके टाइमिंग है टेम्परेचर के। ओके, मेरिट्स क्या है और डिमेरिट और एप्लीकेशन इसकी क्या है समझ लेंगे हम लोग। देखिए ख़त्म करते हैं इसको। सिंपल एंड ईजी टू यूज़, अच्छा ये आसान है यूज़ करने में। ओके, हीट कैन ईजिली, EASILY, ईजिली पेनिट्रेट द मटेरियल, PENE रहेगा,
ठीक है ना, ये एक एन नहीं रहेगा, सॉरी। और द इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी एंड ऑपरेटिंग कास्ट ऑफ ट्राई इट कैबिनेट इज़ लेस। अच्छा, इसको आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। इंस्टॉल का मतलब हम ला के कहीं से खरीद के लाएँ और रख सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत कुछ इसमें लोड नहीं है ना, पानी डालना, ये सब चीज़ें, सूखा सूखा है। नन टॉक्सिक एंड नन हार्म इन्वायरमेंट, और ये कोई भी एरिया को जहाँ पे रखेंगे हम यूज़ करेंगे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इन्वायरमेंट की हाँ जाया नहीं जा सकता है या नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइड क्या है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, ये बहुत समय लेता है भाई, सही बात है। स्लो रेट पे हीट पेनिट्रेशन होता है माइक्रोब्स को किल करने के लिए। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, घुसना, छिद्र कर देना, है ना, घुस जाना, इंटर कर जाना अंदर। और यहीं पे लिखा है फॉर मोस्ट मटेरियल कैन नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, बहुत से मटेरियल जो है वो स्टेबल ही नहीं रह पाते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि सेंसिटिव होते हैं, तो रबर, वोलेटाइल सब्सटेंस, ये सब चीज़ें, तो उसके लिए ये नुकसानदायक है। एप्लीकेशन क्या है, यूज टू स्टेराइल ग्लास वेयर, फॉर्सेट्स, फॉर्सिफ है, फॉर्सिफ है ना, चिमटी वगैरह आती है, सीजर, स्पेचुला, स्वेब्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और ग्लास वेयर में इसी में कॉटन वगैरह भी आ जाएंगे, सूखा है ना, इसमें सब चीज़ें आप स्टेराइल कर सकते हैं। ओके, सूखा का मतलब ये नहीं आग पे रख देना है सीधे, बस गर्म हवा रहती है इसमें, हॉट एयर हो गया। तो लिखा है यहाँ पे इट इज़ यूज्ड एज फॉर सम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सच एज ग्लिसरीन, फिक्स्ड ऑयल, लिक्विड पैराफिन एक्सेट्रा। फिर लिखा है इट आल्सो यूज्ड सम थर्मोस्टेबल सब पाउडर्स लाइक काओलिन, जिंक सोडियम है, ये JNO, जिंक सोडियम ऑक्साइड, स्टार्च, ये सब चीज़ें भी इसमें स्टेलाइज होती हैं। तो ये भैया आपने मैटर ख़त्म किया। देखिए यहाँ पे था ऑटोक्लेविंग और हॉट एयर हो गए। यहीं पे रेडिएशन के बारे में पूछा था, ये मैंने जब पेपर दिया था तो पूछा था रेडिएशन के बारे में, और एक्सप्लेन द रेडिएशन हिस्ट्री स्टेलाइजेशन। तो समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, है ना। थोड़ा सा बस टाइम हम लोग का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन 10 नंबर में पूछा था, ये समझ लीजिए। रेडिएशन का मेथड अब यहाँ पे क्या है, स्टेलाइजेशन, यहाँ पे मैटर वही है कि किल करना है हमें माइक्रोब्स को, लेकिन इसके साथ है रेडिएशन UV रेज की वजह से मेनली। तो देखिए द रेज या फिर द रे या रेडिएशन आर यूज फॉर द किलिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेडिएशन स्टेलाइजेशन। ओके, सिंपल है ये सब चीज़ें। द मेथड आल्सो कॉल्ड कोल्ड स्टेलाइजेशन, इसको कोल्ड स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बस ऐसे बैक्टीरिया यहाँ पे जैसे पड़ी है, जैसे देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया पड़ी है और यहाँ से आपने लाइट पास किया, यहाँ पे लाइट इंटर किया, जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम में पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन गन था, तो ऐसे 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 यहाँ पे लाइट आई, इसमें इंटर कर गई बैक्टीरिया के अंदर। तो ये कोल्ड है, इसमें हीट रूट नहीं जनरेट होता है, बहुत आराम से सिंपली हो जाता है। तो ये करता क्या है ना, या तो इसी को किल कर देगा, या फिर अंदर जब इंटर करेगा ये रेज, तो यहाँ पे जो इसके न्यूक्लियस वगैरह होती है इसी को डैमेज कर देता है। और न्यूक्लियस आपको पता है जो केंद्र होता है, केंद्रिका होती है, वो पूरे सेल्स को रेगुलेट करती है, तो वो डेथ कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं मैटर इनका। ओके, तो ये चीज़ें हैं इनका। तो ये कोल्ड रेडिएशन, इसको कोल्ड स्टेलाइजेशन भी बोलते हैं, बिकॉज वेरी माइन्यूट हीट इज प्रोड्यूसेस सी रहेगा। ओके, कोई ना। सो इट आल्सो हेल्पफुल फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंस, ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंस भी हम इससे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रबड़ वगैरह है, इन सबको भी हम कर सकते हैं इसमें आसानी से स्टेलाइज। UV रेज, एक्सरेज आर यूज्ड। ओके ब्रदर, तो ये चीज़ें प्रिंसिपल क्या है, इट ब्रेक डाउन द माइक्रोबियल DNA, इट मेन टारगेट ऑफ दोज रेडिएशंस। इस रेडिएशन के जो है मेन टारगेट क्या होते हैं, DNA होते हैं। DNA आपको किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। वही बोला हूँ ना, न्यूक्लियस को डैमेज कर देगा, न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को, न्यूक्लियस को प्रोसीजर। इट इज़ बेस्ड ऑन द वेवलेंथ इन पेनिट्रेशन कैपेसिटी, ये वेवलेंथ पे और पेनिट्रेशन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 भाग में डिवाइडेड होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, 2 पार्ट होते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। अब देखेंगे यहाँ पे क्या मैटर है भाई, थोड़ा थोड़ा इसको प्रॉपर देखिए। आयनाइजिंग में क्या है, इन दिस मेथड एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आर यूज। ठीक है भाई। और फिर लिखा है इट हैव हाई एनर्जी विद स्मॉल वेवलेंथ। अच्छा, इसमें देखिए आयनाइजिंग में क्या होता है, स्मॉल वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होती है, जैसे कि ये देखिए आपने पढ़ा है फिजिक्स में, ऐसे 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 जो रेज होती हैं यानी लाइट्स ऐसे चलती हैं, तो ये स्मॉल वेवलेंथ इसमें पाई जाती है ना। ये जो एक उभार से लेकर दूसरे उभार तक चीज़ होती है उसे वेवलेंथ बोली, लंबाई बोल देती है। और नॉन आयनाइजिंग की वेवलेंथ जो ज़्यादा होगी, जैसे उसका कितना होगा, ऐसे रहेगा, यहाँ से ऐसे इतना बड़ा बड़ा वेवलेंथ होगा। समझ पा रहे हैं आप, तो यही बोल रहा है। ओके, when rays passes through the bacteria it change the arrangement of base pair। अच्छा, जब बैक्टीरिया के अंदर से पास होती हैं ये लाइट्स या रेज, तो उसके जो बेस पेयर है यानी DNA की जो बनावट है उसमें चेंजेस हो जाता है। अफेक्ट द DNA ड्यू टू इट म्यूटेशन अकर्स, और इसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन जेनेटिकल
मैटर या डीएनए, ठीक है। अचानक से जो डीएनए में चेंजेस हो जाता है, जब अचानक से होगा तो डीएनए जो मान लो 2 दिन से एक ही जैसे काम कर रहा था, तीसरे दिन दूसरे जैसे काम करने लगेगा, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम में एकदम ठप पड़ जाएगा, खत्म मैटर, टाटा बाय बाय। फंक्शन चेंज इन डीएनए आर डैमेज, और फंक्शन चेंज हो जाएगा और डीएनए डैमेज हो जाएगा। देन बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉय, किल, और उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है बर्बाद हो जाती है या मर जाती है। इट यूज फॉर द एंटीबायोटिक वैक्सीन, स्वेब्स, प्लास्टिक डिस्पोजल आइटम्स, हार्मोन्स, विटामिन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसका उपयोग जो है इन सब जगहों में होता है। म्यूटेशन चेंज इन सीक्वेंस इन डीएनए, वही है रेज, देखिए यहाँ पे रेज पास आउट हुआ, म्यूटेशन हो गया। ओके ब्रदर, तो ये मैटर है। अब आवाज़ नहीं निकल रही है लेकिन बस एक क्वेश्चन बचा है, खत्म कर देते हैं इस पूरे टॉपिक को हम लोग। ओके चलिए, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या मैटर है, IR रेफर्ड रेज, अच्छा, इंफ्रा रेड, यहाँ पे रेज होती हैं, तो इन दिस मेथड UV रेज आर यूज्ड, अच्छा ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज भी यूज होता है यहाँ पे, तो इट हैव लो एनर्जी कंपेरिजन टू आयनाइजिंग रेज, अच्छा ये आयनाइजिंग रेज से कम एनर्जी रहती है इसमें। इट हैव लार्ज वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है बड़ा होता है उसके तुलना में, एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज की तुलना में, इंफ्रारेड का। और ये जो है फॉर हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम, इन एसेप्टिक रूम, इन सब में ये यूज़ होता है। in pharmaceutical industry when rays pass through the bacteria and microorganism it slowly absorb in bacterial cell, अच्छा ये इंडस्ट्री वगैरह में भी होता है और बैक्टीरिया से द्वारा स्लो ये एब्जॉर्ब किया जाता है। इट डज द ग्रेटर डैमेज, ये भी बड़ा डैमेज करता है। इट रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड सच एज थायमीन बाई डिस्टर्बेंस ऑफ डीएनए फंक्शन, द बैक्टीरिया आर किल्ड। सेम ही है आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में, बस थोड़ा सा रेज की अंतर है कुछ, इसमें जो IR रेज, इंफ्रारेड रेज यूज़ होता है और उसमें एक्स रेज, वाई रेज, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। डैमेज सब सेम ही कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है रेडिएशन वाले, स्टेलाइजेशन का भैया, इट इज़ यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, ये सब हीट सेंसिटिव मटेरियल जो भी है, जो रबड़ वगैरह है, वोलेटाइल हैं, इन सबको भी यूज़ किया जा सकता है स्टेलाइज करने के लिए इसमें। उसके बाद है इसमें इट कंज्यूम वेरी लेस टाइम, ये कम समय लेता है। दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव, ये मेथड बहुत प्रभावी होता है। इट मेथड इज़ यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, ये देखिए ये चीज़ें कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती हैं। और बेटर पेनिट्रेशन पावर, इसमें बेटर पेनिट्रेशन पावर होता है, मतलब अच्छे से एकदम ये इंटर कर जाएगा सेल के अंदर। क्लीन प्रोसेस और साफ़ सुथरा प्रोसेस भी है ना, कहाँ गंदगी होती है इसमें, बस रेज आएगा और क्लिक करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, महसूस भी नहीं होगा, है ना, स्पीड से एकदम होता है चीज़ें। डिमेरिट्स, डिसएडवांटेज, इट इज़ कॉस्टली देन अदर स्टेलाइजेशन मेथड, ये थोड़ा सा महंगा होता है सभी और चीज़ों से, है ना। दिस पेनिट्रेशन पावर ऑफ UV इज़ वेरी पुअर, अल्ट्रावायलेट रेज की जो पेनिट्रेशन पावर ये बहुत कम होता है, यानी कि नॉन आयनाइजिंग वाले की बात हो रही है। इट मे बी काज सर्वाइव स्लाइड इफेक्ट, अच्छा ये जो है इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर हो सकता है जो भी ऑपरेटर वगैरह रहेंगे। एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट, ये इंडस्ट्री में हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट को स्टेलाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। यूज इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सरफेस एंड स्टेराइल द मीट पास्चराइजेशन, अच्छा ये सब जो है डेयरी प्रोडक्ट और पास्चराइजेशन में मीट वगैरह जो सप्लाई होते हैं काट पीट के जानवरों का, जानते ही हैं आप, गलत है भैया ये सब चीज़ें, लेकिन सप्लाई होता ही है आउट ऑफ इंडिया से भी ऐसे, तो ये चीज़ें हैं, उसको स्टेराइल करने के लिए यूज़ होता है। नॉन आयनाइजिंग यूज फॉर हेल्पफुल एंड सेप्टिक एरिया, अच्छा जो भी नॉन आयनाइजिंग यूज़ है वो सेप्टिक एरिया में भी यूज़ होता है। सेप्टिक एरिया हम चौथे यूनिट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे टॉपिक को पूरा, ये माइक्रोबायोलॉजी का पोर्सन, ये सेकंड पार्ट है, फिर एक लास्ट थर्ड पार्ट आएगा। ओके, आयनाइजिंग इज यूज्ड फॉर स्टेलाइज एंटीबॉडी एंड स्वेब्स, विटामिन, हार्मोन्स, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए ये आपने खत्म किया क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा आप समझ लीजिए मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट स्टेलाइजेशन के बारे में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे आप 2 कॉलम बनाएंगे भैया, मॉइस्ट और ड्राई, पहला ऐसे यहाँ पे भी कॉलम बनाइए, एग्जाम्पल में मॉइस्ट हीट में क्या आएगा, ऑटोक्लेव, अभी तो पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, हॉट एयर ओवन, है ना, तो ये हो गया। फिर प्रिंसिपल लिख दीजिए दोनों का, प्रिंसिपल सेम ही रहेगा दोनों में, मॉइस्ट हीट बेस्ड ऑन द प्रेशर पेनिट्रेशन बाय द इफेक्टिव, उसके बाद इट चेंज द DNA नेचर और DNA स्ट्रक्चर, सो बैक्टीरिया आर किल्ड, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स आर किल्ड, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं। ओके, फिर ये जो है लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग, है ना, वेरी इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव,
यूजेस लिख दीजिए, इसका यूजेस लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, एप्लीकेशन लिख दीजिए, ये सब इसका डिफरेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात, है ना। प्रोसीजर लिख दीजिए थोड़ा सा, अगर आप कर पाएँ तो। समझ रहे हैं, यही चीज़ें हैं मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में डिफरेंस। यहीं पे छोटा सा एक टॉपिक बच गया है, ये एकदम छोटा सा टॉपिक है भैया, खत्म करते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, यहीं पे हमें डिफरेंस डिस्क्राइब करना है, बताना, एक्सप्लेन करना है, जो आखिर क्या इंडिकेटर्स होते हैं, सूचना देने वाली चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, उसका जांच कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके ब्रदर, चलिए देख लेते हैं क्या है स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप अगले टॉपिक में देख लेंगे। देखिए, ये इवेल्युएशन का मेथड है, ऐसे चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर है, स्टेरिलिटी इंडिकेटर, ये यही टॉपिक हम बताना चाह रहे हैं। हम लोग कैसे जांच करते हैं, कैसे कैसे पता चलता है हमको। 7 नंबर में पूछा हुआ है ये कभी कभी, और चांसेस हैं पूछने के। इट इज़ डिफाइंड एज द इंडिकेटर्स दैट आर यूज्ड फॉर चेक द क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग रेगुलेटिंग द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा कलर वगैरह अगले पेज का इस पेज में स्प्रेड हो गया तो थोड़ा सा अपीयरेंस दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप बात को ध्यान में समझिए, ठीक है ना। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि हम ये इंडिकेटर होते हैं जो हम क्वालिटी, स्टेरिलाइजेशन की क्वालिटी चेक करने के लिए करते हैं स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज। जैसे कि लिखा है टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स। स्टेरिलिटी इंडिकेटर के प्रकार 3 प्रकार के हैं भैया, फिजिकल इंडिकेटर, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर। बहुत सिंपल छोटा छोटा टॉपिक है ना। ओके, तो देखिए फिजिकल इंडिकेटर के बारे में लिखा है, इसको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में मेनली जैसे देखिए हम कर रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं फिजिकल इंडिकेटर को। इन दिस इंडिकेटर एजेंट वी मॉनिटर टेम्परेचर। इसमें हम मेनली टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं कि टेम्परेचर को ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसके वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ स्टेरिलिटी हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू मास्टर चार्ट। इसमें देखिए मास्टर चार्ट, अब देखिए समझिए बात को समझिए, जैसे किसी भी चीज़ का एक प्लान बना हुआ है कि हाँ इस हिसाब से ही होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ सही चल रही हैं, है ना। कुछ नियम्स हैं, कानून है, तो वैसे ही ये स्टेरिलाइजेशन में चार्ट्स बने हैं ढेर सारे, जिन्होंने परफॉर्म किया है इसको इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को कंपनियों वगैरह ने। तो चार्ट में जैसे बना है कि प्रॉपर 134 से 38 डिग्री सेल्सियस पे हम जब टेम्परेचर देंगे तो ऑटोक्लेव में प्रॉपर हो पाएगा। तो वही मैटर है कि चार्ट के द्वारा हम कंपेयर करते हैं, वही बात हो रही है यहाँ पे। तो चार्ट से हम कंपेयर करते हैं, रिकॉर्ड को और टेम्परेचर को ध्यान में रखते हैं। बट व्हेन वी रिकॉर्ड द चार्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, इफ इट नॉट मैच्ड टू मास्टर चार्ट, सो इट इंडिकेट्स द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स प्रॉपर और नॉट। ठीक है, प्रॉपर में PRO PER रहता है, डबल P नहीं रहता है ना। तो हम चार्ट से कंपेयर करेंगे और हमने जब देखते हैं कि सेम आता है तब तो ठीक है भैया, डन, वेल डन, इट्स राइट, और इसके वजह से हम समझ पाते हैं, ठीक है ना। केमिकल इंडिकेटर में क्या है, केमिकली में क्या होता है ना, जब हम टेम्परेचर और टाइमिंग देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें कलर वगैरह कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। जैसे लिखा है इन दिस इंडिकेटर फोकस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड टाइम। ये भी फोकस्ड करता है टेम्परेचर और टाइम पे कि देखते हैं हम कितने समय तक टेम्परेचर देना पड़ रहा है और टाइम कितना लग रहा है। अकॉर्डिंग टू मास्टर चार्ट, मास्टर चार्ट में इसमें भी तुलना करेंगे हम, है ना, उसी को फॉलो करेंगे। और ओरिजिनल ओ रहेगा यहाँ पे, ओरिजिनल ORI, है ना, ओरिजिनल फॉर्मेट। बट व्हेन वी सी एग्जामिन सम ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन देन रिकॉल दिस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द केमिकल इंडिकेटर। जैसे कि एग्जांपल है कलर चेंज, मेल्टिंग इफेक्ट, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है कि अगर केमिकल स्टेरिलाइजेशन किए हैं, अगर कलर वगैरह प्रॉपर मास्टर चार्ट के हिसाब से ही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर समझेंगे कि हाँ स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाया ठीक से। ये तो इंडिकेटर है। ओके, तीसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। दिस इंडिकेटर वर्क्स एज द एनी हीट सेंसिटिव स्पीसीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म हीट सेंसिटिव स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, बायोलॉजिकल इंडिकेटर में क्या है, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर का मतलब सूचना देने वाला, बायोलॉजिकल यानी कि जैविक चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम वर्क करेंगे, काम करेंगे, इसमें हीट सेंसिटिव स्पीसीज कुछ जातियाँ होंगी हीट सेंसिटिव होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हीट सेंसिटिव स्टेरिलाइजेशन देखिए। देन वी इंक्यूबेट द स्टेरिलाइज मीडिया, इट ग्रोथ इज अकर सीन। अच्छा, इसमें जो है इंक्यूबेट करेंगे हम, अलग रखेंगे जो भी हम स्टेरिलाइज मीडिया, जैसे हमने कि 2 किलो दो किलो पाउडर मान लीजिए, उसको हमने इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट मतलब अलग रख दिया, सेपरेट रख दिया कि हाँ इसका स्टेरिलाइजेशन हो गया। उसके बाद देन वी से स्टेरिलाइजेशन नॉट अकर्स प्रॉपर्ली इफ मीडिया इज कांस्टेंट। अगर मीडिया जो है कांस्टेंट वैसे रख दिया है, वैसे ही वो पड़ा रह गया, ठीक है, अगर उसमें कुछ ग्रोथ वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, मूवमेंट वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, चाहे जो भी चीज़ें हैं, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर जो है स्टेरिलाइजेशन हुआ है। अगर देन वी कैन से स्टेरिलाइजेशन अकर्स प्रॉपर्ली, ठीक है, अगर उसमें कोई ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे कि इसमें
इंस्टलाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपर, जैसे कि बैसिलस सबटायरिस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें देखने को हमें मिल सकती है। तो ये था इंडिकेटर भैया, और आपने ये सब चीज़ें समझ लिया प्रॉपर, आपने नोट्स वगैरह बनाया ही है, समझे हैं आप चीज़ें, बस मैंने कन्फ्यूजन वगैरह कुछ रहा होगा तो क्लियर कर दिया है आपका। और ऐसे ही आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बनते रहिए, और इसको एकदम क्लियर करिए थर्ड सेमेस्टर को भी, है ना। तो अपने जूनियर सीनियर को भी भाई आप लोग शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स इतना पेशेंस रखने के लिए, इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। कोई ना, 6 महीने का सेमेस्टर था ये, तो फिर भी 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, ओके, और लगे रहिए एकदम, ठीक है ना भैया। लव यू टू ऑल।